सो रोटेशन में ऑलरेडी हमने टॉर्क वाला सेक्शन कंप्लीट कर लिया था और इनिशियल्स जो थे 7.3 के लिए वो भी हमने कंप्लीट कर लिए हुए थे। सो प्रैक्टिस शीट आज हमें डिस्कस करना है। प्रैक्टिस शीट ओके, चलिए देख लेते हैं। प्रैक्टिस शीट स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए प्रैक्टिस शीट में मेजर जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो मैं फिर से बोल रहा हूँ 7.1, 7.2, 7.3 एंड 7.5 ये सेक्शन है जो टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इफ यू विश 7.4 भी सॉल्व कर सकते हो, जस्ट रिलेटेड सेक्शन है, 7.3 से ही रिलेटेड है, ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। चले तो स्टार्ट करते हैं अपन 7.1 से ही। बताएं 1 to 5 डाउट्स। यार 1 to 5 एनी डाउट या ऑल क्लियर? फिफ्थ, यस सर। ओके, किसी ने 5th नंबर पूछा है, ठीक है। चले कुछ क्वेश्चंस मैं ही मार्क कर देता हूँ। लेट्स से चले क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। सो 2 में देखें, क्वेश्चन नंबर 2 में मीटर स्केल है, इट इज बैलेंस्ड ऑन अ एज एट इट्स सेंटर, ठीक है, ऑन अ नाइफ एज एट इट्स सेंटर। तो इसका मतलब ये है कि रॉड है और वो जो हम बैलेंस करते थे ना ऐसे, सो वो दिया हुआ है कि उस इस बार हमने क्या यूज किया, नाइफ एज पे हमने उसे बैलेंस किया हुआ है, ये चीज है। नाउ व्हेन अ कॉइन ऑफ 15 ग्राम इज केप्ट एट 12 सेंटीमार्क्स, तो बिकॉज ये मीटर स्केल है मतलब इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, 100 सेंटीमीटर। अच्छा मीटर स्केल है मतलब कैसी रहेगी, इस तरीके से रहेगा ना, ऐसा 0 से स्टार्ट होगा, फिर 10, 20, 30 लाइक वाइज ऐसे करके पूरा अप टू 100 सेंटीमीटर रहेगा, स्केल है। तो 12 सेंटीमीटर मार्क मतलब यहाँ पर कहीं पे कॉइन रखा हुआ है, और हमें पता है कि अगर ये सेंटर है तो ये डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो अगर ये 50 सेंटीमीटर है, ऑलरेडी ये 12 पे रखा हुआ है, ऐसा हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। फिर क्या है, द स्केल इज फाउंड टू बी बैलेंस्ड एट 45 सेंटीमीटर, व्हाट इज द मास ऑफ मीटर स्केल। ओके, तो क्वेश्चन ये है कि इंस्टेड ऑफ 50 उसे हमने अब कहाँ पर बैलेंस किया हुआ है, 45 पे बैलेंस किया हुआ है। तो मतलब लेट्स से ये डिस्टेंस कितनी है, 45 है। तो यार एक तो प्रॉब्लम आ जाएगी ना, अगर ये 45 पे रखा है तो 50 सेंटीमीटर पे एक उस पे फोर्स लगेगा क्या, mg का। कहाँ पर, 50 सेंटीमीटर पर, तो ये मार्क कितना हो गया, 50 सेंटीमीटर का। तो मुझे लगता है अब आप समझ गए, दोनों साइड का क्या करना पड़ेगा, टॉर्क बैलेंस करना पड़ेगा। इसका वाला टॉर्क इसको एंटी क्लॉकवाइज देगा और mg का टॉर्क इसको क्लॉकवाइज देगा। तो टॉर्क ऑफ क्लॉकवाइज इज इक्वल टू टॉर्क ऑफ एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज फिर से बता रहा हूँ कौन दे रहा है, mg दे रहा है। सो mg इंटू कितनी डिस्टेंस रिमेनिंग है इससे, एज से, अगर ये ऑलरेडी 45 पर बैलेंस हुआ है तो रिमेनिंग कितनी है, 5 है। सो दिस हाँ इज सर। 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस। ओके, फिर उसके बाद देखें तो वेट कितना है, 50 ग्राम का। सो मैं डायरेक्टली m को अब केजी में नहीं कन्वर्ट कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ऑल द आंसर्स आर इन ग्राम। सो इसका मतलब ये है कि मुझे दोनों साइड m किस में चाहिए, ग्राम में चाहिए। सो मैं लिख दूंगा 15 इंटू जी। सो जी तो कैंसिल आउट हो जाने वाला, डायरेक्ट आंसर ग्राम में आएगा, इंटू डिस्टेंस। फिर ये डिस्टेंस देखनी पड़ेगी। सो टोटल थी 45 और 12 चली गई, तो इसमें से होना चाहिए 45 माइनस 12। ये सिचुएशन हो गई हमारी, समझा यार सबको। सो इसका मतलब m इंटू 5, m इंटू 5 इज इक्वल टू आ गया 15 इंटू, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 33, ठीक है। सो 15 से ये कैंसिल आउट हुआ, 3 टाइम्स आ जाएगा 99 ग्राम।
ओके। यस सर। तो इस तरीके का बैलेंसिंग का क्वेश्चन तो बनना चाहिए, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। So two children weighing this sit at the end of seesaw pivoted at the center। तो मतलब सीसॉ इस तरीके का रॉड टाइप का है और यहाँ पर दो लोग बैठे हुए हैं एट द एंड्स, ठीक है। एक है 15 का और एक है 25 का। द सीसॉ इज 4 मीटर लॉन्ग, वेयर शुड बी द थर्ड चाइल्ड वेइंग 20 सिट इन ऑर्डर टू बैलेंस इट। तो यार अभी बैलेंस नहीं रहेगा ना। अच्छा, वे इसका डिस्टेंस कितना है 4 मीटर, मतलब ये 2 मीटर है और ये 2 मीटर है। अब देखो उस 20 kg को कहाँ पर बैठना चाहिए बैलेंस होने के लिए। तो बड़ी सिंपल सी बात है, क्या कि यार ये 25 है ना, तो ये गिरा देगा, क्योंकि इसका टॉर्क क्या होगा, ज्यादा होगा, डिस्टेंस तो दोनों की सेम है। तो इसका मतलब इसे बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें 20 kg किस तरफ रखना है, लेफ्ट की तरफ में। क्लियर, क्योंकि ये राइट की तरफ से ज्यादा हमें घुमा दे रहा है, तो हमें ये कंफर्म हो गया कि हमें 20 kg को यहाँ कहीं पे रखना चाहिए। ओके। हाँ, तो यार अब कैलकुलेट कर सकते हैं आप लोग, कुछ भी मान लेते हैं क्योंकि सारे क्वेश्चन में क्या दिया है, फ्रॉम ए। ए क्या है, ए पॉइंट क्या है, यहाँ पर कुछ दिया है। 15 15 वाला सर। अच्छा, टू चिल्ड्रन दिस पिवोटेड सेट इन ऑर्डर टू, ओके ठीक है, कंसिडर कर लेते हैं, ऐसा दिया नहीं है बट मान लेते हैं कि ए वाला ही है। ओके, जस्ट अ मिनट, होल्ड एवरीवन। ओके, सो 20 वाला हमने यहाँ पर किसी एक्स डिस्टेंस पे यहाँ से कंसिडर कर लिया, ये है 20। अब हमें दोनों के टॉर्क बैलेंस करना है। ये जो लेट्स से कंसिडर ए हमें दिया है, इसको ए बोला है और इसको बी बोला है, तो हमें यहाँ से एक्स चाहिए, ये डिस्टेंस हमें एक्स चाहिए, तो हम पहले इसे कंसिडर कर लेते हैं, बाद में हम सॉल्व कर लेंगे। तो टॉर्क बैलेंस करते हैं, 15 और 20 इनका टॉर्क रहेगा एंटी क्लॉकवाइज और 25 का क्लॉकवाइज। तो मैं डायरेक्टली अब बैलेंस करूंगा, लिखूंगा नहीं। सो 25 इंटू 2 ये होगा एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज टॉर्क, और एंटी क्लॉकवाइज दो लोग देंगे क्या, 20 इंटू एक्स प्लस 15 इंटू 2। तो सॉल्व कर देंगे, ये हुआ 50 इज इक्वल टू 20x प्लस 30। सो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 मीटर। हाँ x आ गया, लेकिन फ्रॉम ए अगर देखेंगे तो 2 माइनस 1 मीटर, आंसर 1 में। ठीक है। अभी आराम से टॉर्क बैलेंस तो सबको आ गया होगा यार, ये आइडिया समझ आया कि क्वेश्चन में यही करना है, ऐसा बहुत कुछ खास करना नहीं रहता टॉर्क बैलेंस में। चलो आप लोग बताना स्टार्ट करें 6 to 10 में डाउट। सर 5th वाला हाँ सेंटर ऑफ मास से क्या तो भी चलेगा ना? नहीं, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन में जस्टिफाई नहीं किया है कि ए क्या है, ठीक है। क्वेश्चन में कहीं पे लिखा नहीं है कि ए क्या है, तो मैंने ए को माना है कि ये एज वाला पॉइंट है। आप अगर बोल रहे हो नहीं सर ये सेंटर है, तो आप इससे आंसर दो। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन ऐसा आ गया तो बोनस रहेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें पता नहीं कि किसके साइड से, बट लकली आप चाहे सेंटर से निकालो या इधर से निकालो, 1 आ रहा है तो दोनों साइड से 1 ही आने वाला है ना। सर मैं वो नहीं बोल रहा था, अगर हमें पता है ना सेंटर ऑफ मास बीच में आएगा, अगर सेंटर ऑफ मास के फॉर्मूले से किया तो वो क्वेश्चन। सर वो क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, वो सेंटर ऑफ मास में भी दिया है और टॉर्क में भी दिया है, वो तो फिर दोनों से सॉल्व होता है। ओके, हाँ समझा मैं। सेंटर ऑफ मास से भी कर सकते हैं, बट ये 3 ऑब्जेक्ट को करना ज़्यादा सही नहीं है। 3 ऑब्जेक्ट के लिए आपको करना है, तो आप क्या कहना चाह रहे हो
कि इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहीं पर होना चाहिए, यहाँ। यस सर। हाँ ठीक है, ये लॉजिक भी लगा सकते हैं कि इन तीनों का सेंटर ऑफ मास रॉड के इससे पास होना चाहिए, तो फिर नेट टॉर्क क्या आ जाएगा? 0। 0। अगर क्योंकि mg है ना, और mg का टॉर्क तो यहीं से पास होने वाला है, तो अगर आपने इन सब का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर कर दिया तो भी नेट टॉर्क 0 हो जाएगा। हाँ, तो एक ये भी अप्रोच कंसिडर कर सकते हैं हम। सेम चीज इसमें भी कर सकते हैं, जैसे आपने बताया कि इन दोनों का सेंटर ऑफ मास 45 पर आ जाए, ऐसे भी हम कर सकते हैं। क्लियर? यस सर। ठीक है, चलिए अब 6 to 10 बताएं। सर क्वेश्चन नंबर 4 एक बार बताओ। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, a uniform meter scale is balanced on a knife edge at a distance 10 centimeter from its center of gravity. Okay, when a 50 and 30 gram are suspended from the 5 centimeter and 90 centimeter mark, what is the weight of the rod? तो मतलब बिल्कुल वही वाला क्वेश्चन हो गया, देखें बिल्कुल सेम स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो मीटर स्केल का है वो वाला है ये क्वेश्चन। ये मीटर स्केल है और दो वेट हमने लगा दिए, कितना 50 केजी को लगाया है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर पे, और 30 केजी को कहाँ पे लगाया 90 सेंटीमीटर पे 30 ग्राम, और ये 50 ग्राम। इनकी मार्किंग क्या क्या है? 5 है, मतलब यहाँ पे ये 5 सेंटीमीटर है, और ये वाला कितना है यहाँ से 90 सेंटीमीटर है। ठीक, अब क्वेश्चन ये है कि मीटर स्केल इज बैलेंस्ड हॉरिजॉन्टली ऑन अ नाइफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मतलब क्या हुआ, ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे बैलेंस हो रहा है, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो हमें पता है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब ये इसका सेंटर, इससे 10 सेंटीमीटर पर बैलेंस है। तो फिर डाउट हमारा ये है कि लेफ्ट बैलेंस होगा या राइट बैलेंस होगा, ये लेफ्ट डाउट है। तो अगर आपने राइट में 10 सेंटीमीटर ले लिया तो प्रॉब्लम ये है कि 50 ग्राम बहुत दूर हो जाएगा ना, तो 50 ग्राम का टॉर्क इतना ज्यादा होगा कि 30 वाला बैलेंस ही नहीं कर पाएगा। तो ये श्योरिटी हमें कंफर्म होनी चाहिए कि जब ज्यादा मास होता है तो हमें उसके तरफ जाना पड़ेगा जिससे उसका टॉर्क क्या हो जाए, कम हो जाए, क्योंकि टॉर्क में उसका मास है, फोर्स है और डिस्टेंस है। सो डिस्टेंस को कम कर देंगे तो अगर एफ ज्यादा भी है तो ओवरऑल टॉर्क क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कंफर्म है कि 10 सेंटीमीटर इधर पे बैलेंस हुआ है। डन। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि किस तरफ 10 सेंटीमीटर है, अगर अलग साइड ले लिया तो गड़बड़ हो जाएगा। अभी टॉर्क बैलेंस कर देते हैं, तो ये होता 50 पे है, 10 गया तो रिमेनिंग क्या है 40, और 40 में से और ऑलरेडी 5 गया तो रिमेनिंग कितना हुआ 35। सो फोर्स टॉर्क बैलेंस होगा 50 ग्राम इंटू 35 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, किसे बैलेंस करेगा 30 ग्राम को, 30 ग्राम इंटू ये डिस्टेंस कितनी है अभी, ये 90 है, तो इसका मतलब ये कितना है 40। ठीक है, तो ये क्या हो गया 30 इंटू 50। अच्छा एक चीज अभी मिस है, क्या बनाना बाकी है यहाँ पर, किसका वेट अभी यहाँ पर ड्रॉ करना बाकी है, mg का। mg का रॉड का। mg भी रहेगा तो ये w भी रहेगा, तो प्लस w भी रहेगा हमारा w इंटू 10। तो ये टोटल मिला के हमारा आ गया। अभी w के लिए सॉल्व कर देंगे। क्लियर है सबको? यस सर। तो ये स्ट्रेट है, ये दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि ये सेम टाइप का टॉर्क दे रहा है, इक्वेट करेंगे पुराने वाले से, मतलब राइट साइड वाले से। चलिए 6 to 10 बताएं। सर 6 8 8 6 एंड 8 8 कहाँ आ गया, 8 तो बहुत नीचे आ गया। ठीक है, ओके पहले 6 देख लेते हैं। ओके, so 6, a light AB rod 2L is acted upon by two forces at their ends as shown in the figure. These two forces have same magnitude, in which case the rod is in rotational equilibrium. Rotational equilibrium मतलब टॉर्क नहीं लगेगा। तो बड़ी सिंपल सी बात है भाई, ये इस पॉइंट के अबाउट इधर टॉर्क लगाएगा और ये इधर लगाएगा, नेट टॉर्क क्या आ जाएगा 0 कैंसिल हो जाएगा। इस पे देखो, ये टॉर्क लगाएगा इधर और ये भी टॉर्क लगाएगा इधर ना, यस सर।
तो दोनों क्या होंगे, ऐड अप हो जाएंगे। नेट टॉर्क क्या आ जाएगा, नेट टॉर्क आ जाएगा, दोनों ऐड होंगे, एफ इन टू एल बाई टू प्लस एफ इन टू एल बाई टू, मतलब आंसर कितना है, एफ इन टू एल। ठीक है। हाँ, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, लीनियर इक्विलिब्रियम बताओ, इसमें एफ नेट जीरो है क्या, नहीं है, एफ नेट इज नॉट जीरो, 2f है, इंस्टेड यहाँ पर एफ नेट कितना है, 2f, तो ये लीनियर इक्विलिब्रियम पे नहीं है भाई। और यहाँ पर कितना है, एफ नेट जीरो है। ठीक है, तो ये लीनियर इक्विलिब्रियम पर है बट रोटेशनल पर नहीं है। दोनों ही चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दी थी। हाँ, क्लियर सबको? यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7, सेंटर ऑफ मास में देखिए बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, आर का फॉर्मूला यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 मैं खुद एक्सप्लेन करता हूँ। देखें, क्वेश्चन नंबर 7 में बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, सीधे आर सेंटर ऑफ मास निकाला करते हैं। यार आर कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्यों, क्योंकि आपको बहुत सारे वेक्टर दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। सो आर क्या है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है आर वेक्टर को निकालना। एग्जाम में क्या करना होता है, एग्जाम में आपको क्या करना है, अलग अलग निकालो। क्यों, क्योंकि ऑप्शंस देखो ना, इसमें एक्स मैच हो रहा है, वाई मैच हो रहा है क्या, नहीं, तो दो भी निकाल लोगे तो काम बन जाएगा ना। समझ आया? तो Yes, इसका sir. मतलब ये है कि देखो वाई किसी में मैच हो रहा है क्या, वाई किसी भी ऑप्शन में मैच हो रहा है क्या, नो सर। तो फिर थोड़ा सा स्मार्टनेस लेके आना पड़ेगा ना। हमें सीधा एग्जाम में टारगेट क्या करना चाहिए, वाई सेंटर ऑफ मास, बस हो गया। समझ आया? तो वाई सेंटर ऑफ मास देख लेते हैं, इसका 2 है, इसमें वाई कितना है, 5 है, इसमें वाई कितना है, 0। क्लियर? तो तुरंत सेंटर ऑफ मास आ जाएगा क्या, 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू वाई, मतलब जे कैपेट देख रहे हैं, 5 प्लस थर्ड में तो 0 है। अच्छा, थर्ड का 0 हो गया तो इसका मतलब इसका मास मत हटा देना, मास तो रहेगा ही ना नीचे। सो 3 प्लस 2 प्लस 1। क्लियर? तो ये आ गया कितना, डिवाइड बाई 6, ऊपर कितना आ गया, 3 2 6 10, सो 5 2 10, सो 16 बाय 6, मतलब 8 बाई 3, सीधे दिख गया ऑप्शन। समझा? तो थोड़ा सा अच्छे से करना है ऐसा, आर पूरा करके और एग्जाम में पूरा टाइम वेस्ट नहीं करना होता है। चले 8 नंबर देख लेते हैं। हाँ, तो 3 पार्टिकल ये इक्विलेटरल ट्रायंगल पे रखे हुए हैं, एक्स कोऑर्डिनेट बनाना है। तो मतलब सिंपल है यार, इक्विलेटरल ट्रायंगल पे रख दो और एक्स कोऑर्डिनेट बनाना है। यार एक गलती हुई है इसमें कि इसमें ये नहीं बता रहा है कि कौन सा कहाँ पर रखा है, वरना एक्स कोऑर्डिनेट बदल जाएगा ना। अगर मैं 1 2 3 ऐसे रख दूंगा तो यार एक्स कोऑर्डिनेट कुछ और आ जाएगा। अगर मैंने ऐसे रख दिया, इधर 2 रखा, 1 इस तरीके से 1 2 3 ऐसे भी हो सकता है, या फिर ऐसे भी कंसिडर कर सकते हैं, 1 2 3, तो 3 केसेस हो सकते हैं। तो इसमें थर्ड बोलना केस चाहिए से था। आंसर आता है, किससे आ रहा है, थर्ड केस से। थर्ड केस से आ रहा है, तो वो थोड़ा सा क्वेश्चन की मिस्टेक है। ठीक है, हाँ क्वेश्चन की सर। मिस्टेक है, हम कंसिडर करेंगे कि अगर आपने सॉल्व किया थर्ड केस से आंसर आ रहा है, फाइन। सो हम डायरेक्टली थर्ड केस से अप्रोच कर लेते हैं, एक्स सेंटर ऑफ मास कर लेंगे। ठीक है, लेकिन वो होना चाहिए, वो एग्जाम में देगा कि किस कौन सा बेटर है, किससे हमें सॉल्व करना है। मैंने जो क्वेश्चन दिए थे उसमें देता था ना मैं कि कौन सा एज कहाँ रखा है कैसे। हाँ सर। हाँ, ठीक, चले क्वेश्चन नंबर 9 भी देख लेते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो यार, क्वेश्चन नंबर 9 में थोड़ा सा एक्सप्लेन इसलिए करना चाहता हूँ, क्वेश्चन की लैंग्वेज में आप बहुत ज्यादा टेंशन में मत आ जाओ यार। क्वेश्चन में लिखा है द फ्रंट व्हील ऑफ अ ट्रक सपोर्ट दिस मच न्यूटन एंड इट्स रियर व्हील, इस तरह। तो यार ये ट्रक होता है ना, उस पे 2 एक्सेल होते हैं। ठीक है, तो वो ये बताना चाह रहा है कि ये जो फ्रंट एक्सेल है, ऑफ कोर्स यार फ्रंट में लोड ज्यादा नहीं होता ना, मेन लोड कहाँ आता है, रियर एक्सेल में आता है। तो अभी देखो ये 1000 लिखा है, मुझे पता है कि टॉर्क में बार बार चीजें कैंसिल आउट हो जाती हैं, तो
समझ के काम करना है। ये 1000 न्यूटन है और ये 15,000 है। ठीक, अब पूछ रहा है एट व्हाट डिस्टेंस बिहाइंड द फ्रंट एक्सेल। सो फ्रंट एक्सेल से पीछे पूछा है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर रहेगी। ठीक है, सो टोटल ये कितना है 4 मीटर है। अब देख लो कि कहाँ पर ये बैलेंस होने वाला है। सो हमें फोर्सेस पता है, ये मान लेते हैं इसका सेंटर है। ठीक है, अच्छा सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ट्रक कहाँ पर है, तो मतलब बेसिकली सेंटर ऑफ मास चेक करना है कि इन दोनों ऑब्जेक्ट का कहाँ पर है। तो ये जो फोर्स है इनडायरेक्टली इसी को मास कंसिडर करेंगे ना, यस सर। क्योंकि ये वेट sir. है। ठीक है, सो इससे 10 हटा दो तो आपको मास पता चल जाएगा कि m1 को फील आएगा 100 kg का और m2 को फील आएगा कितना 1500 का। 1500 kg का। बस अब दोनों का m1 m2 से निकाल दो। कहाँ से हमें निकालना है x, m2 से। m2 से निकालना है कि x कितनी डिस्टेंस पे उसका सेंटर ऑफ मास रहने वाला है। सेंटर ऑफ मास वर्ड क्यों नहीं यूज किया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्यों यूज किया, क्योंकि उसने क्या दिए हैं ये फोर्सेस, ये ग्रेविटी के फोर्सेस दिए उसने, इसलिए जो है हमें सेंटर ऑफ मास की जगह उसने क्या टर्म यूज किया हुआ है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यूज किया हुआ है। सर M1 से ना। ओके ओके सॉरी, m1 से बताना है। हाँ m1 से बताना है, ठीक है। x होगा ये तो बताया था ना यार, m1 से बताना है तो किसे ले लेंगे, m2 को। M2 M2 M1 plus M2 by m1 प्लस m2 इंटू l, जो बीच की डिस्टेंस है। ओके चले बताए अप टू 15। 13, 40 13 और कोई 13 के बाद, चले 14 भी कर लेते हैं। 40 हाँ चलो 12 भी कर लेते हैं भाई। देखें 12 में, देखें 12 में तो यार कुछ करने वाली बात ही नहीं है। कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछा है, मतलब सबके कोऑर्डिनेट लिख के रख लो ना यार। तो देखो ये 1 कहाँ पर है, ये 2 kg कहाँ पर है, 2 पर है, ये B2 पर है, ये 0 पर, ये तो सबका x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। सॉल्व करो यार, x और y कोऑर्डिनेट सॉल्व करना है बस। 12 वाला तो मतलब बनना ही चाहिए यार x सेंटर ऑफ मास। देखो ये होगा 0 पर, तो 1 इंटू 0 प्लस 2 kg कहाँ पर है, 2 पर है, तो 2 इंटू 2 प्लस 5 kg कितनी दूर है x में 1, 1, तो 5 इंटू 1 प्लस 4 kg कितनी दूर है 2 2 प्लस ये 2 kg कितना है 0 0, 0 पर ही है, डिवाइड बाई टोटल मास कितना है भाई सर 3 kg लास्ट kg है। हाँ ठीक है, 3 इंटू कुछ भी 0। आंसर देता बक हाँ और टोटल मास सारे ऐड कर दो तो 1 2 3 3 3 6 6 4 10 15, सो टोटल हो गया 15। ये डिवाइड कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। सिमिलरली YCM भी सॉल्व कर दो। ओके सर हाँ, हम ये सम सिमेट्री से कर सकते हैं। सिमेट्री से नहीं कर सकते भाई, 1 kg है, 1 ये 2 kg है, सिमेट्री कहाँ हुई। ओके नहीं नहीं हाँ। सिमेट्री में मास और डिस्टेंस दोनों होनी चाहिए। ओके क्वेश्चन नंबर 13 यार, 13 जस्ट अभी बता दिया। सर वहाँ पे बिल्कुल अभी 10 kg दिया है। क्या दिया हुआ है, वो ग्राम कंसिडर ग्राम किए तो चाहिए। हाँ वो ग्राम किया तो ग्राम है। कंसिडर कर लो भाई, ये ग्राम, क्योंकि आंसर सारे किस में है, ग्राम में है ना। ग्राम। तो ऐसा नहीं होगा कि ग्राम को केजी बैलेंस कर लेगा 1 मीटर में। 1 मीटर में इतनी मल्टीप्लाइज ही नहीं है ना, 1 मीटर मतलब मैक्सिमम 100 सेंटीमीटर, तो उतना पॉसिबल है नहीं। ठीक है, ग्राम कंसिडर कर लेंगे। सिमिलर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, सिमिलर एज, याद है क्या क्वेश्चन नंबर किसी को, 2 4, 3 और 2। ओके सिर्फ वो यहाँ पे 15 दिया है, वहां पे 10 ग्राम दिया है। हाँ बस, सिमिलर एज क्वेश्चन 2। चलो 14 नंबर देख लेते हैं। 14 यार बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 14 देखें, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर दे आर मूविंग ईच अदर्स विल म्यूचुअल ग्रेविटेशनल। सो खास बात क्या होती है म्यूचुअल ग्रेविटेशनल की, 12 नंबर अच्छे से देख लेते हैं। 14 नंबर ये म्यूचुअल ग्रेविटेशन क्या होता है कि दोनों ऑब्जेक्ट में लग रहा होता है, इसमें भी लगेगा और इसमें भी। और हम ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे और क्लास 9th में भी आपने पढ़ा है
कि ग्रेविटेशन जो है दोनों पे फोर्स सेम लगाता है, तो एफ नेट कितना आ जाता है सिस्टम का? 0। 0। सो एफ नेट सिस्टम का आ जाता है 0। अब मैंने बताया कि अगर नेट फोर्स 0 हो गया तो क्या चेंज इन मोमेंटम होगा क्या? नो सर। नो नहीं सर। होगा। चेंज इन मोमेंटम 0 मतलब इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी द फाइनल। फाइनल मोमेंटम। ठीक है, तो ये कंफर्म हो गया कि यार इनिशियल मोमेंटम इज फाइनल मोमेंटम। अब अगर कभी बोल दिया कि इफ, समझेंगे यार स्टार मार्क वाली बात, इफ इनिशियली एट रेस्ट, इनिशियली एट रेस्ट, अगर इनिशियली एट रेस्ट है तो फाइनल भी क्या रहना चाहिए? रेस्ट। फाइनल पी भी रेस्ट पे। रेस्ट पर होना चाहिए, मोमेंटम क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर देंगे कि m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 होना चाहिए। तो अगर इनिशियली रेस्ट पर है मतलब v सेंटर ऑफ मास कैसा है? 0 है। 0। फाइनल भी v सेंटर ऑफ मास क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। समझ आया? सो इनिशियली 0 है तो फाइनल भी 0 होना चाहिए। अच्छा, इस क्वेश्चन में कहीं पे इनिशियल के बारे में बोला है क्या? नहीं। नो सर। नहीं बोला। नहीं बोला, इसका मतलब ये है कि हमें क्वेश्चन 14 के लिए फाइनल वाला निकालना पड़ेगा। तो चले हम निकाल लेते हैं क्या, P फाइनल। तो फाइनल में क्या हो रहा है? फाइनल में ऐसा हो रहा है कि दे आर कमिंग टूवर्ड्स ईच अदर। तो ये मूव हो रहा है किससे? 2 kg का 2 मीटर पर सेकेंड से, तो ये 2 kg है, ये 4 kg है, और ये 2 से मूव हो रहा है और ये 10 से मूव हो रहा है। तो मुझे लगता है फाइनल मोमेंटम आपको समझ आ गया क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2, ये प्लस का ले लेते हैं, माइनस का 4 इंटू 10। क्लियर? तो फाइनल मोमेंटम आ गया। तो फाइनल मोमेंटम की जगह हम डायरेक्टली क्या निकाल ले? वी सेंटर ऑफ मास निकाल लेते हैं फाइनल वाला। फाइनल वाला तो वी सेंटर ऑफ मास कितना आ जाएगा यहाँ से? बट डिवाइड बाई 6, तो यहाँ से आ जाएगा क्या? 6 मीटर पर सेकेंड। यस। ठीक, अब समझना है, इसका मतलब ये है कि फाइनली सेंटर ऑफ मास के पास स्पीड कितनी है? इतनी है। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि बीच में चेंज नहीं होनी चाहिए। पी इनिशियल पी डेल्टा पी 0 का मतलब ये है कि वी क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट रहनी चाहिए। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट। तो अगर फाइनल 6 है तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास की इनिशियल भी क्या थी? 6। इनिशियल भी थी 6 मीटर पर सेकेंड। तो मैं ये कहना चाहता हूँ क्वेश्चन में, अगर आपको बोला नहीं है कि इनिशियल 0 है तो फाइनल आप निकाल सकते हैं। फाइनल कितनी आई है? 6। तो इसका मतलब अभी भी फाइनल कितनी रहेगी? 6। इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ड्यू टू ग्रेविटेशन कुछ नहीं होगा, ड्यू टू ग्रेविटेशन कुछ नहीं होगा, लेकिन किसी रीजन की वजह से, तो किसी रीजन की वजह से इनिशियली उसको 6 दे के रखा था किसी ने, इसलिए फाइनल भी उसके पास क्या है? 6। तो इसका आंसर क्या आएगा? 6। 6। ठीक, बट अगर हम देखें तो यूजुअली ऐसा होता नहीं है। अगर ग्रेविटेशनल पुल है तो मान के चलते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? रेस्ट Rest। से स्टार्ट हो रहे हैं, तो फाइनल भी क्या रहता है? रेस्ट रहता जी। है। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बट यहाँ पर स्टैंडर्ड नहीं दिया है तो हम उसके अकॉर्डिंग ये आंसर करेंगे, और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर होगा 6। डन? सर 0 दिया है। हाँ, वो गलत दिया है, वो 0 गलत दिया है। 0 नहीं आना चाहिए। 0 कब आएगा मैंने बताया ना, जब बोल देता कि 2 ऑब्जेक्ट्स, 2 बॉडीज इनिशियली एट रेस्ट। क्या बोल देता? इनिशियली एट रेस्ट आर मूविंग विद दिस स्पीड टुवर्ड्स ईच अदर। तो इनिशियली अगर एट रेस्ट पे थे तो फाइनली भी उनका सेंटर ऑफ मास कैसा होना चाहिए? रेस्ट। रेस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो एग्जाम में थोड़ा सा ध्यान दे के आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि आपको किस टाइप का है। अगर ग्रेविटेशन में रेस्ट का है तो फिर फाइनली सॉल्व करने की जरूरत नहीं, रेस्ट पे आंसर होगा। सर तो फिर क्वेश्चन नंबर 16 एक बार देखिए, उसमें 0 आएगा क्या फिर? क्वेश्चन नंबर 16, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। 2 पार्टिकल ए एंड बी एट रेस्ट, देखो काम बन गया, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। 2 पार्टिकल ए एंड बी एट रेस्ट, दे मूव टुवर्ड्स ईच अदर विद म्यूचुअल अट्रैक्शन ऑफ फोर्स। सो सिंपल सी बात है अब कि अगर वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से आ रहे हैं तो कुछ भी कर दो, इनिशियली वी इनिशियल कितना है?
0 है, तो इसका मतलब v सेंटर ऑफ मास फाइनल भी क्या रहेगा? 0. 0. वाई? बिकॉज एफ नेट क्या है? म्यूचुअल अट्रैक्शन है, तो वो तो कैंसिल आउट हो जाने वाला है, 0 रहेगा। तो इसलिए जो है हमारा आंसर ये रहेगा। समझ आया? और समझने वाली बात है क्या इनके मास दिए गए ए और बी के? नो सर. नहीं No, दिए, sir. इसीलिए नहीं दिया ना कि आपको दिमाग लगा के सॉल्व करना है। मास दे देता तो फिर m1 v1 से भी तो आंसर आ ही जाता ना। यस सर. क्वेश्चन में मास नहीं दिया है कि कुछ भी करो आंसर 0 रहेगा। डन? 16। ओके 19 भी देख लेते हैं फिर। 20. Two 21. identical particle move towards each other with these velocities. What is the velocity of center of mass? कहीं पे कहा है क्या why they are moving due to mutual attraction या ऐसा कुछ नहीं. नहीं कहा, बट ये कहा है two identical particles। तो identical का मतलब समझ जाओ कि बिल्कुल सिमिलर दिख रहे हैं, मास से. मतलब क्या होंगे? मास सेम होगा। अच्छा आइडेंटिकल मतलब मास सेम नहीं होता है, ये याद रखना है। आइडेंटिकल मतलब m1 डज नॉट इक्वल टू m2। आइडेंटिकल मतलब होता है ज्योमेट्री सेम होगी। अब अगर डेंसिटी के बारे में कुछ नहीं कहा है तो इसका मतलब अब मास सेम होगा। ठीक है, तो आइडेंटिकल मतलब कैसा है? देखने में आइडेंटिकल होने चाहिए, डेंसिटी अलग हो सकती है। ठीक, सो आइडेंटिकल मतलब बिल्कुल सिमिलर। इफ डेंसिटी इज सेम तो इसका मतलब क्या होगा? m1 इज इक्वल टू m2 है। तो बस दोनों का हमें सॉल्विंग कर लेनी है। ये इधर आ रहा है और ये इधर, इसका मास m, इसका मास भी m, इसकी स्पीड 2v और इसकी स्पीड v। सॉल्व कर लेंगे, आंसर कितना आ जाता है? V V by by 2 2. बाई 3। V by v बाई 2 2. /2. v बाई 2 आ रहा है। ठीक है। V by 2. इसके पहले किसी को कोई डाउट? 17 18 20 अप टू 20 कोई डाउट? 20. ओके 20 वाला देख लेते हैं। 20 देखें तो 20 क्या है? a body A of mass m while vertically downward under gravity break into two parts. Okay, a body B of mass this and C of mass this. The center of mass of bodies taken together shifts compared to that of body A. Okay, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन ये है कि यार अभी ये ऑब्जेक्ट था कितना मास का? m मास का था, इसे हमने कहा था A। अब ये नीचे आ रहा है। ठीक, अब ये दो पार्ट में क्या हो गया? डिवाइड हो गया। क्लियर? तो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ये मान लेते हैं बी और ये सी। इसका मास कितना है? m/3 हो गया है और इसका 2m/3। तो हमें बताना है कि दोनों का सेंटर ऑफ मास किस तरफ शिफ्ट होगा, कैसे क्या शिफ्ट होने वाला है। ठीक, तो यार सिंपल सी बात है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ग्रेविटी फोर्स लग रहा है सिर्फ, तो क्या ग्रेविटी फोर्स जो मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो m पे डिपेंड करता है क्या? नहीं. नहीं। तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगी? u तो था 0, क्या रहेगी हमेशा? gt। नेगेटिव मतलब नीचे की तरफ gt। ओके, तो इसका मतलब ये कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास मास पे डिपेंड कर ही नहीं रही है। ओके, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास तो अपना gt के हिसाब से ही बार बार नीचे आएगी। हमसे क्या पूछा है? सेंटर ऑफ मास में क्या डिफरेंस आएगा? ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि जब ये ब्रेक हो रहा है, ये दोनों ऑब्जेक्ट क्या हो रहे हैं? ब्रेक हो रहे हैं, तो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होगा कि नहीं होगा? तो सिंपल सी बात है कि सेंटर ऑफ मास कभी भी शिफ्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फोर्स सिर्फ क्या लग रहा है? ग्रेविटी का। तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास नीचे किससे आ रहा होगा? सिर्फ नीचे की GT. तरफ ही आ रहा होगा। तो m चाहे कैसे भी चले जाए, सेंटर ऑफ मास स्ट्रिक्टली नीचे आएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास पे कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है। नहीं. तो सेंटर ऑफ मास कहीं पे भी शिफ्ट नहीं होगा, वो एकदम नीचे ही आएगा। ठीक है, तो इवन ये ऑब्जेक्ट कैसे भी चले जाएं, लेट से इनको कोई हॉरिजॉन्टल स्पीड भी मिल गई है अगर, तो ये ऑब्जेक्ट लेट से ऐसे गिर जाएगा, ये ऑब्जेक्ट ऐसे गिर जाएगा, लेकिन इस अकॉर्डिंग ये डिस्टेंस कवर करेंगे कि इनका सेंटर ऑफ मास हमेशा
यहीं पे रहेगा। तो ये भी पूछ लेता है कि अगर ये 2 मीटर्स अवे गिर रहा है तो ये कितनी दूर जाएगा। तो प्रोजेक्टाइल मत लगाने लग जाना, समझ आया? डायरेक्टली किससे Yes. लगा लेंगे? 4 मीटर। सेंटर ऑफ मास से। इसका सेंटर ऑफ मास यहीं पर होना चाहिए। क्लियर? तो अगर मैं बोल रहा हूं कि ये x1 डिस्टेंस जाएगा तो x2 कितना हो जाएगा? समझ आया? 2 times x। हाँ, तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं दोनों के सेंटर ऑफ मास को बैलेंस करके कि सेंटर ऑफ मास बैलेंस नहीं होना चाहिए। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ m/3 into x1 मस्ट बैलेंस 2m/3 into x2। x2। क्लियर? तो यहाँ पे प्रोजेक्टाइल की जरूरत नहीं है, इसी से काम बन जाएगा हमारा। समझ आया? सो बेसिकली सेंटर ऑफ मास को कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि उसके पास सिर्फ कौन सा फोर्स है? वर्टिकल फोर्स है, तो वो कहीं पे भी शिफ्ट नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट अप टू 25 बताएं। 21। 21 21 ओके, ठीक है 25 ठीक है। 21, 22 एंड 25। चले 21 देख लेते हैं। एट एनी इंस्टेंट अ रोलिंग बॉडी में बी कंसिडर टू बी इन प्योर रोटेशन। ओके, ये रोलिंग का क्वेश्चन आ गया। रोलिंग अभी मैंने नहीं सिखाया हुआ है, अभी हमने सिर्फ कौन सी डिस्कस की है? फिक्स्ड एक्सिस। फिक्स्ड एक्सिस मतलब लाइक रॉड वाला क्वेश्चन, इस एक्सिस के अबाउट घूमता है। रोलिंग किसे बोलते हैं? जिसमें उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन भी आगे चल रही होती है। ठीक है, तो ये वाला भी रुकते हैं, जब मैं रोलिंग एक्सप्लेन करूंगा उसके बाद ये वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, अगर आपको सिंपल वे पे समझना है तो रीड कर लेते हैं। क्या है? अ रोलिंग बॉडी में बी कंसिडर टू बी इन प्योर रोटेशन। प्योर रोटेशन मतलब वी कितना होना चाहिए? 0। सिर्फ क्या होना चाहिए? ओमेगा। ओमेगा होना ओमेगा। चाहिए। ठीक, सो ऐसा हमें करना है। अबाउट एन एक्सिस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, दिस इज ट्रांसलेटिंग फॉरवर्ड विद द स्पीड। एक सेकेंड। एट एनी इंस्टेंट रोलिंग बॉडी में बी कंसिडर टू बी इन प्योर रोटेशन अबाउट एन एक्सिस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब ये ऑब्जेक्ट है और ये लेट से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ऐसे ये यहाँ पर। ठीक है, इसके अबाउट ये प्योर उसमें है। सो दिस एक्सिस इज ट्रांसलेटिंग फॉरवर्ड, मतलब वो एक्सिस किस से आगे जा रही होगी। डन। तो लेट से अगर मैं प्योर रोलिंग कंसिडर करूं, किसके? सेंटर के अबाउट। सेंटर के अबाउट आगे स्पीड इसके पास क्या है? v। और ये एक प्योर रोलिंग कर रहा है लेट से ओमेगा से। ठीक, ये प्योर रोलिंग कर रहा है ओमेगा से और आगे की तरफ जा रहा है इसमें। तो इसके पास स्पीड किधर आएगी? इसके पास भी एक v आगे आएगी और r ओमेगा पीछे की तरफ आएगी। तो नेट स्पीड इसको कितनी मिल जाती है? 0। लेकिन अब हम सेंटर के अबाउट नहीं रोल कर रहे हैं, हम किसके अबाउट रोल कर रहे हैं? इसे एज के अबाउट रोल कर रहे हैं। तो एज के अबाउट जो रोल कर रहे हैं, तो वो जो r इंटू ओमेगा है वो आएगा क्या कुछ इस पॉइंट का? नहीं, r ओमेगा तो यहाँ पर आने ही नहीं वाला। तो इसका मतलब ये इस सिर्फ किस स्पीड से आगे जाएगा? v स्पीड से आगे जाएगा, क्योंकि अगर वो इसके अबाउट ओमेगा से घूम रहा है तो सेंटर पे थोड़े ना कुछ r ओमेगा आएगा। r ओमेगा तो कहाँ पर आता है? एजेस पे। जैसे यहाँ पर r ओमेगा इस तरफ फील होगा, अब हम ऐसा सर्कल बना रहे हैं तो इधर आगे की तरफ r ओमेगा फील होगा। ये मैं एक्सप्लेन करूंगा रोलिंग में। 21 में ज्यादा टेंशन नहीं ले, लीव कर दे, बीच में रोलिंग का क्वेश्चन है, आराम से हम एक्सप्लेन करेंगे। 22 देखें। You are given U-shaped uniform wire ABCD L to L, ये सब लेंथ है, मासेज है, फिगर बना होगा, ये है। ठीक है, सो सेंटर ऑफ मास बताना है यार। तो बताया ना, ऐसे कंपाउंड सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कितना इजी रहता है। सिर्फ क्या करो, सब के मासेस को वहां पर रख दो। तो इसका मतलब ये एक्सिस है ये एक्सिस है, ये L डिस्टेंस है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा? बीच में। तो ये हो गया क्या? L/2। ये कितना है? 2L है लेंथ। तो अगर ये लेंथ L है और ये 2L है तो इसका मास भी तो 2m होगा ना, क्योंकि डबल लेंथ है। तो इसका मतलब यहाँ पर रखा हुआ है 2m, और ये डिस्टेंस कितनी है? ये है L, और ये कितनी है? L/2।
और यहाँ पर भी एक रखा हुआ है, यहाँ पर एक m, ये 3 रखे हुए हैं यार। अब सबका सॉल्व कर दो। x सेंटर ऑफ मास, x सेंटर ऑफ मास सॉल्व करो। x कितना आ गया, पहले से शुरू करते हैं। m कितनी दूर है, m इंटू एल बाई टू, प्लस 2m कितनी दूर है x में, बिल्कुल नहीं, x पे तो 0 पे है। फिर m इंटू एल बाई टू अपॉन टोटल मासेस कितने हैं 4m, तो कैंसिल आउट हो गया। आंसर क्या आ गया, l बाई 4। y सेंटर ऑफ मास देख लो। सो y डिस्टेंस m वाला कितनी दूर है y में 0, 2m वाला कितनी दूर है y में l, फिर m वाला, ये m वाला कितनी दूर है y में 2l डिवाइडेड बाई 4m, तो कितना आ गया आंसर l। समझा यार? तो स्ट्रेट था, बस एक्स वाई को अच्छे से निकालना था, ये लोकेट करना इंपॉर्टेंट है यार, बाकी तो उसमें कुछ खास है नहीं। चले नेक्स्ट देख लेते हैं। 25 टू स्फीयर ए बी masses this connected by a light rod of length this, what is the position of center of mass? अरे तो ये तो मतलब बात ही खत्म हो गई भाई। ये 25 किसने पूछ लिया, ये 500 है और ये 10 kg मतलब 10,000 है, और ये कितनी है 21 मीटर। हमें सेंटर ऑफ मास चाहिए फ्रॉम ए, ए क्या है, ये यहाँ से चाहिए ना, मतलब x1 चाहिए। तो बताया ना यार, x सेंटर ऑफ मास अगर 1 से चाहिए तो क्या रखेंगे, m2 बाई M2 m2 इंटू एल, बस सॉल्व कर दो यार। क्लियर यार, इसमें कोई डाउट क्या किसी को अभी? वैल्यूज थोड़ा सा देख लेना यार, ये 10,000 है और ये 500 है, थोड़ा सा फर्क पड़ेगा वैल्यूज में, बस और कुछ नहीं है। किया है ये 25 हो गया ना? Yes, sir. चले नेक्स्ट अप टू 30 बताए। 29. 30. ओके 30. ओके 29 28 एंड 30 तो मतलब क्या कोई बहुत बड़ी चीज है क्या, जिसको देखो। 28 अच्छा 28 वाले भी हैं, चले हो गया। 31 भी क्या, 27. 27 भी। यार ये तो सब हो गए, ऐसा क्या है, ऐसे तो मुझे फास्ट बताना पड़ेगा। चले थोड़ा फास्ट ही कर लेते हैं फिर। 4 पॉइंट दिस masses this corner of square the center of mass for this from, अरे यार भाई ये क्या बात हुई, ये तो ऐसे रखे हुए हैं, चेक कर लो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। तो कैसे चेक करते हैं, ये दो को अलग सॉल्व करो, ये दो को अलग सॉल्व कर लो, ठीक है, या फिर ऑल 4 सॉल्व कर लो तो पता चल जाएगा कि कहाँ पर है लोकेशन। समझ आया? तो सेंटर कहाँ पर मानो, यहाँ पर मानो। अब देखो आंसर क्या आ जाएगा आपको, क्लियर? Okay, sir. तो क्या एक्स सेंटर ऑफ मास से बस पता चल जाएगा कि कहां पर होगा? भाई द वे मासेस 1 2 करके है ना, पी हाँ क्यू, सर, तो लाइन ऑफ सिमेट्री करके हाँ, कर तो सकते हैं। लॉजिकली आ जाएगा, मैथमेटिकल की जरूरत भी नहीं है। ये 1 kg है, ये 2 kg है, और ये 2 kg है, ये 1 kg नहीं सॉरी 1 1 2 2 ये है। तो अब तो बिल्कुल भी सोचना नहीं है यार, ये तो डायरेक्टली आ जाएगा कि इस डायरेक्शन में तो सिमेट्री है, मतलब इधर पे तो ये बैलेंस रहेगा। ऊपर तरफ ज्यादा है ना, नीचे तरफ 2 ही है, इन दोनों को मिला के 2 है, और ऊपर तरफ कितना है 4, तो किसके तरफ होगा सेंटर ऑफ मास, इधर कहीं पे होगा। डन? हाँ, तो किसके पास होगा, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम विल बी फारदेस्ट फ्रॉम, इन दोनों से होगा। ओके इनसे सबसे ज्यादा दूर रहेगा। 28 ओके 28 देखें, एक सॉलिड स्फीयर हॉरिजॉन्टल सरफेस पे F फोर्स अप्लाई हो रहा है एट अ हाइट h फ्रॉम द लोवेस्ट पॉइंट। सो मैक्सिमम एक्सेलरेशन किस बात पर डिपेंड करेगा? तो यार ये भी रोलिंग टाइप का ही क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन कैसा बोल रहा है, सरफेस स्मूथ है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन क्या है
0, मतलब फ्रिक्शन तो इसे रोल नहीं कराने वाला। तो अगर यहाँ पर फोर्स लग रहा है एच हाइट पर फोर्स लग रहा है, तो बेसिकली इसको घुमाने के लिए टॉर्क चाहिए ना। अच्छा, फ्रीली अभी घूम रहा है तो किसके अबाउट घूमना चाहिए इसे? सेंटर ऑफ X. मास का। तो अगर इसे घूमना है अच्छे से, तो ये कंफर्म है कि एच को क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन आर होना चाहिए, तब इसको टॉर्क मिल पाएगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट। लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं है, हमें क्या पूछा, सिर्फ एक्सेलरेशन। पर एक्सेलरेशन को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ होता है क्या, F इज इक्वल टू ma। एच पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर? सो Yes. फॉर A it is F by m independent of H। जब हम अल्फा की बात करेंगे तो टॉर्क पे डिपेंड करेगा कि अल्फा किस तरफ लगेगा। 29 नंबर। बेटा फिगर देख के पूछ लियो, इतना फिगर इतना बड़ा है इसलिए। भाई सिंपल सी बात है, क्या है कि ये सर्कुलर प्लेट थिकनेस दिस सर्कुलर प्लेट रिमूव्ड। सो 56 से 42 वाली रिमूव कर दी है, 56 से 42 रिमूव कर दी है। तो देखिए क्या पूछा है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। तो मतलब ये था प्लेट, ये पूरी प्लेट थी और इससे काफी बड़ी प्लेट हमने इस बार रिमूव की है। तो रिमेनिंग पार्ट का सेंटर ऑफ मास हमें बताना है। तो यार क्या समझा है भाई, लोकेट करना पड़ेगा ना आपको दोनों का। डन। तो चले ड्रॉ कर लेते हैं। पहले नंबर 1 फुल प्लेट। फुल प्लेट कहां पर होगी, यहां सेंटर पे होगा। फुल प्लेट का कहां पर होगा, यहां पर सेंटर पर होगा, किसका, कैपिटल एम का। ठीक, अब हमने क्या किया, 42 का हाफ रेडियस कितनी हो जाएगी, 21। यार ये समझा, 42 डायमीटर है तो रेडियस कितनी हो गई, 21। इसका मतलब 21 मतलब यहां पर अगर 21 है, पहले रेडियस कितनी थी 28, अभी कितनी है 21, तो मतलब ये डिफरेंस कितना है 7 सेंटीमीटर पे क्या रखा हुआ है, स्मॉल एम। तो यार सेंटर ऑफ मास हम बता तो देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, स्मॉल एम को फाइंड करना ना। ये नहीं पता चलेगा तो काम कैसे बनेगा। याद है स्मॉल एम कैसे निकालते हैं, बताएं। m by pi r square m बाई पाई आर स्क्वायर। आर कौन सा यूज करेंगे, capital बड़ा वाला 28 वाला, ये क्लियर। अच्छा माइनस सॉरी इनटू पाई आर रिक्वायर्ड वाला, रिक्वायर्ड कितना है 21। समझा यार सबको, क्लियर। सो ये डिवाइड हो जाएगा किससे, 7374। तो आंसर कितना आ जाएगा स्मॉल एम का, स्मॉल एम का आंसर आ जाएगा 9m/16। कोई डाउट किसी को, यार ओके है ये। Yes. तो अब यार एक्स सेंटर ऑफ मास निकाल लो। डन। यार किसी को कोई डाउट इसमें, समझ आ गया ना। सर लेकिन वो रिमूव किया है ना। हाँ मतलब ये माइनस एम रखेंगे ना, फिर रिमूव किया हुआ है तो ये माइनस एम जैसे ट्रीट करेंगे। मतलब एक्स सेंटर ऑफ मास ऐसे रखेंगे, m इंटू 0 माइनस, ये मतलब प्लस रखते हैं बट वो m माइनस का है, माइनस एम इंटू डिस्टेंस कितनी है 7 डिवाइडेड बाई m प्लस, और ये माइनस का स्मॉल m है। ठीक है, सो एक्स सेंटर ऑफ मास कितना आ जाएगा, ऊपर स्मॉल m है, दैट विल बी 9/16 m इंटू 7 डिवाइड बाई m माइनस 9/16। सो 9/16 क्या आ जाएगा सॉल्व होके, 16 माइनस 9 कितना रिमेनिंग आ गया 7। क्लियर। तो एक्स सेंटर ऑफ मास आ गया क्या, 9/16 m इंटू 7 अपॉन 7/16 m। तो देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो गया, 16 कैंसिल आउट हो गया,
7 कैंसिल आउट हो गया, m कैंसिल आउट हो गया, आंसर क्या आ गया 9 सेंटीमीटर। ये नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव में आएगा, मतलब यस पीछे सर। की तरफ जाने वाला है, ठीक है, पीछे की तरफ 9 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ कहीं पे आ जाएगा सेंटर ऑफ मास 9 सेंटीमीटर पे। डन। अब देख लेना कहाँ से पूछा है, सेंटर से पूछा है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ ओरिजिनल प्लेट, तो 9। क्लियर है यार सबको? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. 29 हो गया, 30 a CO मॉलिक्यूल, तो मतलब यहाँ पर लेट से C है और यहाँ पर O है, ये एक मॉलिक्यूल है जिसकी इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या है, कुछ R है। अभी क्या बोल रहा है, द मास ऑफ C इज 12 और O का मास क्या है 16, तो चलो M भी काम बन गया, ये M कितना है 12 और ये M कितना है M2 16, M1 कितना है 12। अब बोल रहा है कि इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इतना, I दिया है ना, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो I ऑलरेडी गिवन है, तो मैंने बताया ना कि अगर ऐसे किसी मॉलिक्यूल का I दिया है तो किसके अबाउट दिया होगा, किसके अबाउट होगा I? Center of mass. सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास। और याद है I सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं दो पार्टिकल का, म्यू इनटू R स्क्वायर। क्लियर? R square. हाँ, तो R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा I बाय म्यू। यार अब पता होना चाहिए म्यू क्या है, म्यू पता है ना, म्यू क्या है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट है क्या यहाँ पे, No, sir. नो सर। क्या है फिर म्यू? M1 M2 Yes. by M1 plus M2. कोई नेम बता सकता है इसे क्या बोलते हैं म्यू को? रिड्यूस्ड मास, ठीक है, क्योंकि m1 प्लस m2 से कम आता है ये वैल्यू m1 m2 बाई m1 प्लस m2 का, इसलिए तो ये सॉल्व कर लेंगे यार, अभी आपको कोई टेंशन नहीं है। अच्छा एक चीज और, आए किस यूनिट में, केजी वाले में, और नीचे ये किस में आएगा, AMU में आएगा ना। सॉल्व करके 12 इंटू 16 बाई 12 प्लस 16 कितना हो जाएगा 28, तो ये किस में है, AMU में है, इसे किस में कन्वर्ट करेंगे अभी, केजी में, तो वो दिया हुआ है कि 1 AMU को कितना केजी में लिख सकते हैं। ओके, 31 देख लेते हैं, तो 31 व्हाट इज द लोकेशन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू C, सो P विद रिस्पेक्ट टू C, यहां से हमें लोकेशन बतानी है इस P की, ठीक है, चलो ढूंढ लेते हैं क्या चीज है ये। एक F फोर्स अप्लाई किया हुआ है पैरेलल टू AB सच दैट द ऑब्जेक्ट हैज ओनली ट्रांसलेशन। यार ऑब्जेक्ट हैज ओनली ट्रांसलेशन मतलब कहाँ पे लग रहा है फोर्स, सेंटर ऑफ मास। यस Center of mass. यस, फॉर ओनली लीनियर मोशन, ट्रांसलेशन मोशन, फोर्स कहाँ पर होना चाहिए, F एट सेंटर ऑफ मास ही होना चाहिए, तो काम बन जाएगा। तो इसका मतलब इसका सेंटर ऑफ मास देखना है कि कहाँ पर है, तो हो गया ना यार, ये L लेंथ की रॉड है तो इसको मतलब यहाँ पर क्या रखा है M, ये 2L लेंथ की रॉड है तो इसके सेंटर पे क्या रखा होगा 2m। 2M रखा होगा, 2m। तो लेट से ये रखा है 2M, ये गलत बना दिया है फिगर, एक तो थोड़ा सा फिगर ऊपर होना चाहिए इनका, ठीक, तो यहाँ कहीं पे क्या है 2M रखा हुआ है। क्लियर? दोनों के बीच में गैप कितना है, डिस्टेंस कितनी है L, तो यार सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं ना कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, तो ये यस सर। है, कितना हो जाएगा ये डिस्टेंस, इस लाइन से ये डिस्टेंस, सो ये डायरेक्टली निकालते हैं ना सेंटर ऑफ मास, अगर 2M से लिख रहे हैं तो क्या यूज करेंगे M, सो कितना हो जाएगा M अपॉन M प्लस 2M इंटू डिस्टेंस कितनी है L, तो इसका मतलब डिस्टेंस कितनी आ जाएगी L बाई 3। अच्छा बॉटम से कहाँ से है, बॉटम से, बॉटम से। तो बॉटम से इसका मतलब कितनी हो जाएगी L प्लस L बाई 3। ओके, क्लियर है यार ये सबको, दोनों का यस सर। मेन लाइन है ये, सेंटर ऑफ मास पे लगेगा, Yes, sir. क्लियर है। ओके नेक्स्ट,
चले अप टू 40 बताएं। सर 7.5 सॉल्व किया है। अच्छा Yes, अच्छा। sir. ये नहीं किया। हाँ ठीक है यार, 7.3 भी मैंने कह दिया था लास्ट लेक्चर में, बोला है कि 7.3 भी कर लेना है तो कर लेंगे। एक दो क्वेश्चन मैं इसको हिंट देता हूँ। चलो एक दो क्वेश्चन हम रीड करते हैं, सॉल्व नहीं करेंगे, फिर 7.5 डिस्कस करेंगे। चले रीड करते हैं यार हम लोग। टू masses this and this are attached to these marks in a light meter scale. The moment of inertia of the system passing through the center. कर लेंगे भाई। ये स्केल है, लोकेशन पता है, m1 यहाँ है, m2 यहाँ है, और हमें क्या चाहिए? सेंटर स्केल। सेंटर यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 R2 square। क्लियर? ठीक है, तो ओके है। 34 रीड करते हैं। A wheel this kg, radius of gyration is this, rotating with rpm, total kinetic energy। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई स्क्वायर। तो आई निकाल लोगे, क्या होगा? m इंटू के स्क्वायर। याद है ना, रेडियस ऑफ गायरेशन है तो फिर कोई फैक्टर सोचने की जरूरत ही नहीं है। और इंटू ओमेगा। अब गलती क्या होगी? देखो यार, गलती क्या होगी? गलती होगी यूनिट्स की। के का यूनिट किस? सेंटीमीटर में। हमें आंसर जूल मतलब एमकेएस यूनिट में चाहिए, तो क्या लिखना चाहिए इसे? 0.5 मीटर। मीटर। ओमेगा किस में है? आरपीएम में है। आरपीएम मतलब क्या है? रोटेशन पर मिनट। समझ आया? जबकि हमें इसे किस में चाहिए? रेडियन पर मिनट में। तो याद है किसी को? पर सेकेंड में। याद है सर्कुलर में कैसे? मल्टीप्लाई करेंगे। यस। सो 2 पाई से मल्टीप्लाई। यस, वन रोटेशन मतलब कितना होता है? 2 पाई। 2 पाई। 2 पाई। तो 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अभी ये m मतलब क्या है? मिनट है। हमें किस में चाहिए? सेकेंड। सेकंड में चाहिए। सेकेंड। तो इसका मतलब ये है कि रोटेशन पर मिनट अपॉन जो मिनट है उसको भी हमें सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखें, आरपीएम को जब मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ किसमें? आरपीएस में, तो रोटेशन मतलब ऊपर हमें 2 पाई का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपॉन 1 मिनट मतलब कितना? 60। सेकेंड। तो इसका मतलब यहाँ पर नीचे क्या लिख देंगे? 60। क्लियर? समझ आया? सो ये बन जाएगा हमारा रेडियन पर सेकंड में। ओके, 2 पाई बाई 60 का मल्टीप्लाई करेंगे। सो आई गेस आपको क्लियर है। 300 इंटू 2 पाई बाई 60 16। 10 पाई, ये आ जाएगा हमारा ओमेगा। ओके, ठीक है। 4 सिमिलर पॉइंट्स are on a circumference m comma r. The moment of inertia of the system about axis passing through O and perpendicular to the plane of disk। मतलब O से पास हो रही है और perpendicular to the plane of disk है। तो यार सिंपल सी बात है, ये 4 masses का क्या आ जाएगा? किसी को कोई डाउट? ये 4 masses सब क्या है? डिस्क्रीट सिस्टम है ना यार? समझ आया इन सबका? यस सर। और डिस्क का कितना हो जाएगा? सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू एक्सिस के बाद mr square by 2। 2। एम आर स्क्वायर बाई 2 डिस्क है ये। एम आर स्क्वायर बाई 2, ये हो गया आंसर। समझा सबको? यस सर। अच्छा, गुड। यस अब सर। मैं क्वेश्चन बदल रहा हूँ। आई एम आस्किंग फाइंड अबाउट दिस एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू द प्लेन ऑफ डिस्क। तो इसका मतलब ये एम और इस एम का क्या होगा? 0। 0। 0। सिर्फ ये दो एम आर आर डिस्टेंस में है, तो तब के केस में आएगा 2 एम आर स्क्वायर प्लस डिस्क का इसके अबाउट क्या होता है? mr स्क्वायर बाय 4। एम आर स्क्वायर बाई 2। एम आर स्क्वायर बाई 4। ये प्लेन में है ना, डिस्क है, तो उसका ये रहेगा। तो ठीक है, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो ऐसा लग रहा है तुम लोग को समझ में आने लग गया। ठीक, ओके। ये दिया हुआ ट्रायंगुलर, पूछ रहा है कि किस अबाउट विच एक्सिस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन ट्रायंगुलर लैमिना ये मैक्सिमम रहेगा। तो बताएं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस बात पर डिपेंड करता है? मास डिस्ट्रीब्यूशन। मास डिस्ट्रीब्यूशन पे। और मास से ज्यादा कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है? डिस्टेंस।
डिस्टेंस Distance. r का स्क्वायर होता है। हमने Square. कहाँ से देखा था? यहाँ से, कि यहाँ पर आधा आधा मास है, लेकिन इस एक्सिस के अबाउट काफी कम होता है कंपेयर टू दिस। क्यों? क्योंकि इस पे काफी सारा मास ये डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि किसके अबाउट मैक्सिमम होगा, तो जिस एक्सिस से मास सबसे ज्यादा दूर होगा उसी से काम बन जाएगा। तो बताओ ए बी से कितनी दूर है मास? इतनी दूर। ठीक है, BC से मास कितनी दूर है? इतनी दूर। BD से मास कितनी दूर है? इतनी दूर। किससे सबसे ज्यादा आएगा? BC. BD. समझ आ गया ना? क्योंकि इससे मास काफी ज्यादा दूर है, जबकि इससे थोड़ा पास पड़ जाएगा। सर अब अगर आप परपेंडिकुलर एक्सिस से पूछता तो A से आएगा ना? क्या पूछता? अगर मतलब एक्सिस परपेंडिकुलर होती तो एक्सिस परपेंडिकुलर होती तो सबसे ज्यादा मास लेट से बी से पास करता, अगर तो बी से ये थोड़ा दूर है, ये थोड़ा दूर है। लेकिन अगर हम ए से देखेंगे, ए से ये भी काफी दूर है और सी और ज्यादा दूर है। ए होता आंसर। हाँ सर. ठीक है, ए और सी के अबाउट सेम आता नहीं, ए का ज्यादा होता, बी ज्यादा दूर है ना ए से। हाँ सर. ए से सी की सिमेट्री वही होती, बट बी ज्यादा दूर है, ए के अबाउट मैक्सिमम होता अगर एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन होती है ऐसे। ठीक है, ओके। 37, a disk of mass this radius this rotating about an axis with angular speed this, मतलब क्या दिया है? ओमेगा। पूछा क्या है? द लीनियर मोमेंटम ऑफ डिस्क। बताओ यार मोमेंटम ऑफ डिस्क कैसे निकालते हैं? मोमेंटम ऑफ डिस्क क्या समझाया? अरे मोमेंटम ऑफ सिस्टम बताया ना, कल ही फर्स्ट लाइन थी। V center of mass. ओके, एम एन के वी सेंटर ऑफ मास। एक डिस्क है जो कि रोटेट हो रही है। ठीक है, रोटेट हो रही है सिर्फ, तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगी फिर? 0. लिया, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कहीं आगे जा ही नहीं रहा, सिर्फ रोटेट हो रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है? 0। बात खत्म। लीनियर मोमेंटम क्या है? 0। 3 point masses m, corner of equilateral triangle, moment of inertia system containing one side। कराया हुआ है बहुत, समझा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे ट्रायंगल वगैरह है, एक साइड के अबाउट चाहिए। हाँ सर. ये भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, छोड़ देते हैं, कराया हुआ है। ठीक है यार, मतलब ट्राई करेंगे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे ही है, एक बार आप लोग ट्राई कर लेंगे। ठीक है, सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ओमेगा से भी रिलेट कर रहा है। When the speed of a flywheel is increased from this to this, the energy spent is this. What is the moment of inertia? तो यार याद करो, एनर्जी एनर्जी से रिलेटेड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसकी क्या चीज चेंज हो रही है? ओमेगा. मतलब कौन सी एनर्जी चेंज हुई है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक. काइनेटिक एनर्जी। ये क्या होगी? हाफ ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल स्क्वायर। समझ गए ना? अब आप सोचो कि सर आपने ये पढ़ाया नहीं है, आपने बताया नहीं है कि डेल्टा के कैसे लिखेंगे। तो बेटा फिजिक्स 6 मंथ्स हो गए ऑलरेडी, मोर देन 6 मंथ से फिजिक्स पढ़ रहे हो, तो ये तो समझना ही पड़ेगा ना कि डेल्टा मतलब क्या है, चेंज कैसे लिखते हैं, कितनी बार ऑलरेडी आ चुका है। तो यहाँ पर जैसे वी का लिखते थे, यहाँ पे ओमेगा का चेंज लिखेंगे। डन? अच्छा बताओ, फिर भी Yes, sir. आंसर निकालने में आप लोग गलती क्या कर दोगे? क्या गलती होगी आंसर में? RPM. आरपीएम यूनिट। क्योंकि ये यूनिट क्या है? MKS है, और यहाँ क्या है? RPM है। RPM. वो कन्वर्ट नहीं करोगे तो फिर आंसर जूल से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, तो वो थोड़ा सा यूनिट कन्वर्जन आपको ध्यान देना पड़ेगा। सर ये मतलब ये ऐसे क्वेश्चंस टेस्ट में भी आने वाले हैं ना? थोड़े रहेंगे, जस्ट माइनर, एक 2-3 क्वेश्चंस। तो 7.3 को थोड़ा कवर करेंगे हम, सो यू कैन एक्सपेक्ट कि एक एक क्वेश्चन सब में से आ सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी और इससे रिलेटेड एक एक 2-2 क्वेश्चन रहेंगे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन रहेगा टॉर्क, सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, ये 3 में से रहेंगे।
फिर बाकी जो चीजें हैं मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ओमेगा, ये सब थोड़ा थोड़ा सा आएंगे। अल्फा सिखाया ना लास्ट, अल्फा वगैरह निकालना, वो सब एक एक दो दो क्वेश्चन उनके भी एक्सपेक्ट करने। मतलब अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो प्रैक्टिस सारा कुछ करना पड़ेगा। चलिए वापस आते हैं, हम पहुंचते हैं अपने सेक्शन में 7.5 में। 7.4 भी आप लगा सकते हो, ऐसा कुछ टफ नहीं है, वही सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर ही है 7.4 भी पूरा। ठीक है, टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब समझ गया, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में अल्फा के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं और कैसे कैसे यूज होगा, ये पूरा पॉइंट है। फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे चलते हैं। याद आ गया क्या, कहाँ निकल गया? ठीक है, अभी 7.4 ही चल रहा है, 7.4 है काफी। 7.5 चले, क्वेश्चन 115 से आगे बताएं, 120 तक डाउट। 170. 117, एनी अदर अप टू 120? 18. 18 चले। 90. 19 देखें। So two circular copper disc A and B have same thickness. If the diameter is twice of B, the ratio of moment of inertia. देखा 17 अच्छा क्वेश्चन हो जाता है, समझे, मैं अच्छे से समझाता हूँ। 117 यार इस टाइप के दो क्वेश्चन बनते हैं, इधर मास सेम देता है या फिर डेंसिटी सेम देता है। ठीक है, तो बताओ क्वेश्चन रीड करके क्या पता चल रहा है, क्या चीज सेम दिया है, मास सेम है या डेंसिटी? Density. डेंसिटी। डेंसिटी। क्यों? क्योंकि बोथ आर कॉपर, सो both disc are made of copper। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कॉपर के हैं तो दोनों का क्या होगा, डेंसिटी सेम होगा। डेंसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ बी। तो फिजिक्स में जो आपको समझ नहीं आता कि करना क्या है, तो सबसे पहली लाइन होती है जो गिवन है उसे लिखना। गिवन में इक्वेशन लेके आना फिजिक्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये इक्वल लगाना। जब ये इक्वल लगा पाओगे तब आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो मैंने देखा कि क्वेश्चन में मुझे ए और बी का क्या दिया है, डेंसिटी डायरेक्टली नहीं लिखा है, मैंने रीड करके क्वेश्चन ये इंटरप्रेट किया है कि दोनों की डेंसिटी सेम है। अब डेंसिटी क्या होता है, मास ओवर वॉल्यूम। मास ओवर वॉल्यूम। यार अब डिस्क देखो यार, डिस्क ऐसे रहेगी, ये डिस्क है, अब इसकी कुछ थिकनेस है ऐसे, ये जो डिस्क है इसकी कुछ थिकनेस है, तो अगर मुझे इसका वॉल्यूम निकालना है तो ये सिलेंडर टाइप का हो गया ना, ये टी थिकनेस। Yes. एरिया इनटू थिकनेस। हाँ, तो बेसिकली एरिया इनटू दैट थिकनेस, तो इसका मतलब हो Pi गया r square. वॉल्यूम, सो हो गया पाई आर ए का स्क्वायर इनटू थिकनेस इज टी। अभी क्या क्वेश्चन में दिया है कि दोनों का थिकनेस कैसा है, सेम है, सो पाई सेम। बी का स्क्वायर इनटू टी। तो यार देखो दोनों चीजें कैंसिल हुई, पाई कैंसिल, टी कैंसिल आउट। अब हमें चाहिए एम ए बाई एम बी, सो एम ए बाई एम बी आ जाएगा आर ए बाई आर बी का स्क्वायर। अब क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, द डायमीटर ऑफ ए इज ट्वाइस ऑफ बी, मतलब डायमीटर ऑफ ए इज ट्वाइस ऑफ डायमीटर ऑफ बी। मतलब रेडियस अगर मुझे निकालनी है तो रेडियस क्या होगा, डायमीटर क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, तो ये हो तीन जाएगा होगा। 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ बी। तो ये जो 2 टाइम्स है ये तो कट होने वाला है। तो काम की बात यहाँ से क्या है, रेडियस ऑफ ए बाई रेडियस ऑफ बी कितना हो जाएगा, 2 बाई 2 by 1. 1। बस 1. इसका मतलब दोनों के एम का रेशियो कितना है, 2:1. 4:1। अब यार पूछा क्या है आपसे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो आई ए बाय आई बी, तो वो तो क्या होता है, बी। एम आर स्क्वायर होता है ना। सो इसका मतलब दोनों का m लिखना है आपको और दोनों का r लिखना है, एम आर स्क्वायर। अब मुझे पता है कि m ऑलरेडी किसमें है, r का स्क्वायर था m के पास ऑलरेडी, तो m ऑलरेडी आया है क्या, 4:1 इंटू r भी किस रेशियो में आ गया है, 2:1 का स्क्वायर, मतलब 4:1। तो आंसर क्या आएगा, 60. 1:1। तो यार ये अच्छा क्वेश्चन है, ये 17 काफी अच्छा क्वेश्चन कंसिडर होगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है एकदम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन जाता है हमारा। क्लियर?
18 देखें। Yes, sir. The moment of inertia of a ring 5 gram radius this about an axis passing through its edge and parallel to its natural axis। यार ये तो नहीं बताना चाहिए मुझे। यार ये रिंग है, ये एक्सिस है, पैरेलल टू द नेचुरल 15 एक्सिस, ये इसकी नेचुरल एक्सिस है बट पासिंग थ्रू द एज। edge तो इसके अबाउट क्या होता है रिंग का? mr स्क्वायर center प्लस एक शिफ्टिंग करनी पड़ेगी r की। हाँ, तो आंसर क्या आ जाएगा 2mr स्क्वायर। यार अब थोड़ी तो ध्यान देना पड़ेगा ना कि ये m किस में है? ग्राम। अच्छा टेंशन नहीं लेना है, यूनिट सारा किस में है? ग्राम में दिए। ग्राम सेंटीमीटर में। तो बस डायरेक्टली रख लो 2 × 5 × 1 का स्क्वायर। ओके सो 118 नहीं बता रहा हूं, मतलब बता दिया है मैंने ऑलरेडी। ठीक है यार 180 जिसका डाउट था क्लियर हो गया। एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इज दिस देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यार पासिंग थ्रू दिस एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, ये आए कितना दिया है 2। तो डायमीटर के अबाउट चाहिए हमें। तो यार हमें ऑलरेडी पता है ना डायमीटर के अबाउट क्या होता है mr स्क्वायर बाई 2, और इसे हमने क्या कहा है mr स्क्वायर। ये क्या होता है रिंग का इसके अबाउट mr स्क्वायर होता है ना। तो ये mr स्क्वायर बाई 2 कितना हो जाएगा मतलब 1 1 kg। समझा? यार कोई डाउट तो नहीं ना इसमें? नहीं सर। No, नेक्स्ट अप टू 120 एनी अदर डाउट? no, sir. ओके 120 डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है 120 रीड करें। हाँ, देखें सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के अबाउट कितना है ml स्क्वायर बाई 12। तो भाई हमें ऑलरेडी पता था यार ये ml स्क्वायर बाई 12, बताने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन गलत लेकिन दिया है। द रॉड इज कट ट्रांसवर्स इनटू 2 हाफ एंड राइवेटेड एंड टू एंड। तो यार दो चीजें यार समझो, क्वेश्चन 120 देखें। कट करना कैसा होता है? अगर रॉड आपने ऐसे कंसीडर की है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्या ट्रांसवर्स, इसे बोलते हैं ट्रांसवर्स, और इसे बोलते हैं लॉन्जिट्यूडनल। Longitude ओके तो देखेंगे कि कैसे कट किया है। लेकिन अगर रॉड को ऐसे रखा हुआ है तो फिर अपने हिसाब से बदल जाएगा ट्रांसफर्स। तो क्वेश्चन थोड़ा सा इनसफिशिएंट है, बताया नहीं है कि रॉड को किस तरीके से रख के ट्रांसफर्स कट किया है। तो एक तरीका है कि ऐसे हो जाए और एक तरीका है इस तरीके से हो जाए। उसके बाद आते हैं दो टर्म, क्या लिखा है यहाँ पर एंड टू एंड। तो एंड टू एंड का मतलब होता है, एंड टू एंड का मतलब होता है लाइक दिस। ये हो गया क्या एंड टू एंड। ठीक, फिर एक होता है साइड बाय साइड। साइड बाय साइड मतलब समझ गए yes sir। इस तरीके से। तो हम देख लेंगे इसका मतलब ये सीरीज टाइप का कॉम्बिनेशन है या पैरेलल टाइप का है। देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या दिया है उसके अकॉर्डिंग करेंगे। अभी इसमें थोड़ा सा इनसफिशिएंट है कि बताया नहीं है कि किस तरीके से उसे कट करके हमने एंड टू एंड कनेक्ट किया हुआ है। ओके नेक्स्ट अप टू 25 बताएं। 123 23 ओके 123 55 125 चले देखें। सो 123 देखें यार 123 चले रीड करते हैं। टू डिस्क डेंसिटी दिस अनदर डिस्क दिस हैव सेम थिकनेस व्हाट इज द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो इस बार क्या दे दिया है डेंसिटी का रिलेशन दे दिया है बट क्या सेम है मास मास। क्या समझाया भाई फिजिक्स में हमें पहले इक्वेशन लिखना इंपॉर्टेंट है। तो क्या गिवन है इस बार ma इज इक्वल टू mb। mb रिलेट क्या करना है हमें डेंसिटी डेंसिटी। सो मास क्या होगा डेंसिटी क्या होता है मास और मास और वॉल्यूम। तो इसका मतलब मास क्या हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम।
तो ये हो गई वॉल्यूम क्या इक्वेशन लिखना। अब लिखना शुरू कर देते हैं। ये कितनी है 7200, सो ये हो गई 7200 इनटू वॉल्यूम कैसे निकालेंगे यार, पाई आर पाई आर स्क्वायर स्क्वायर इनटू टी थिकनेस इनटू डेंसिटी इसकी कितनी है 9000 इनटू पाई आर बी का स्क्वायर इनटू टी। तो यार ये कट टी थिकनेस कट पाई कैंसिल आउट, दो जीरोस कैंसिल आउट, काफी काम बन गया। क्या आर ए बाई आर बी का स्क्वायर क्या बनेगा 90 बाय 72 72 72 5 बाई 5 by 4 ठीक है 18 से कैंसिल आउट हो जाएगा। वेल नोन नंबर है, स्पीड्स में हमने बहुत सीखा है ये। अब पूछा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए यार, तो भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब समझ गए ना, आई ए बाई आई बी क्या हो जाएगा एम ए बाय एम बी। तो एम तो दोनों का क्या है सेम, ये हट गया, सिर्फ क्या बचा आर ए बाय आर बी होल आर स्क्वायर। बी का स्क्वायर। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका मतलब 5/4। क्लियर है 123? Yes, sir. हाँ, तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये 123 और एक जो 118 नहीं 117। ओके हाँ। 125 देख लेते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू ओ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क इज दिस। ठीक है, डिस्क इसका ये होता है, हमें ऑलरेडी पता है। नाउ 1/4 ऑफ अ डिस्क इज रिमूव द न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यार बताया कि अगर 1/4 ये स्पेस हटा भी दिया तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही रहेगा। आई का क्या होगा स्मॉल एम आर स्क्वायर बाई 2। सिर्फ ये 2 स्मॉल एम देखना पड़ेगा कितना हो जाएगा। तो ये 1/4 हटा दिए तो 3/4 बचेगा ना ये। ठीक है, ये रहेगा। किसी को कोई डाउट इसमें? ये समझ आया नो ना कि सर ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है, अगर सिमेट्री सेम है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर हमने उसका कुछ पीस निकाल दिया है रिमेनिंग पीस का हम सॉल्व कर देंगे। ये भी कैपिटल एम का 3/4 है। चलो 130 तक बताएं। 127. 27. 27 129. 129 27 29। चलो देखते हैं 27 देख लेते हैं। सो 127 रीड करें। सेम मटेरियल यार, फिर से सेम मटेरियल मतलब क्या चीज सेम है डेंसिटी 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 सेम है। डेंसिटी द रेशियो ऑफ डायमीटर, तो बेटा डायमीटर का रेशियो d1/d2 अगर यही है तो इसका सेम क्वेश्चन है। R1/R2 वही होगा 2:1। ठीक, ओके द रेशियो ऑफ देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट देयर रिस्पेक्टिव डायमीटर्स। सो स्फीयर है ना, स्फीयर है और अबाउट द डायमीटर पूछा है। सो I1/I2 अबाउट द डायमीटर। तो यार स्फीयर का डायमीटर मतलब वही सेंटर से पास होने वाला होता है। सो सीधे क्या हो जाएगा 2/5 m1 एम आर स्क्वायर। r का स्क्वायर 2/5 m2 r का स्क्वायर। तो यार टेंशन ही नहीं है यार, ये m तो कैंसिल आउट हो जाने वाले हैं। ठीक है, ये 2/5 तो कैंसिल आउट होगा, m अब देखना पड़ेगा। तो यार अभी बताया था ना डेंसिटी से कि डेंसिटी दी है तो उसे क्या लिख सकते हैं मास और वॉल्यूम तो यहाँ से m1/m2 बेसिकली क्या आ जाता है वॉल्यूम से आ जाता है R1/R2 का स्क्वायर। ठीक है, ये कहाँ से आ गया फ्रॉम क्वेश्चन 117। वहां से हमने डायरेक्टली देख लिया कि ये आंसर आएगा m1/m2 इतना आएगा अगर डेंसिटी सेम है। बस काम बन गया, अब दोनों का स्क्वायर आ जाएगा 16:1 आ जाएगा। सिमिलर क्वेश्चन एज 117। ओके चले वापस 129 पे आ जाते हैं। Sir, या answer 32/1 दिया है. आंसर 32/1 दिया है। ओके देखें सर, रीड करें, हमने कुछ वो गलती मास का रिलेशन नहीं निकाला। 2
2 सॉलिड स्फीयर्स, ओके माय मिस्टेक। मास भी हाफ हो सॉलिड जाएगा। स्फीयर में, सॉलिड स्फीयर में जो वॉल्यूम है वो r क्यूब होगा ना। अच्छा है, ये क्वेश्चन सिमिलर बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सा चेंजेस है, वापस कर लेते हैं। ये हमने गलती कर दी जल्दबाजी में। डेंसिटी क्या हो गया, मास और वॉल्यूम, m1v1 इज इक्वल टू m2v2। अभी हमें पता है कि मास का रेशियो चाहिए, बट वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का? 4/3 पाई r cube। यस, तो स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब। समझ आया कि क्या फर्क पड़ने वाला है? Yes, sir. यहाँ पर r1 क्यूब इज इक्वल टू m2 अपॉन 4/3 पाई r2 क्यूब। डिस्क में क्या था कि एक t था, वो कैंसिल आउट हो रहा था, इसमें t नहीं है तो वो कैंसिल आउट नहीं होगा चीजों में। ठीक है, तो रेडियस आ जाएगा यहाँ से, ये पाई वाला कैंसिल आउट हुआ, m1/m2 का रेशियो आ गया। m1/m2 का रेशियो कितना आ गया, r1/r2 का क्यूब। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, m1/m2 ये जो लिखा है इसको क्या लिख देंगे, r1/r2 का क्यूब, मतलब कितना, 2:1 का क्यूब, और ये हो गया रेडियस। सो रेडियस को क्या लिख सकते हैं, 2/1 square. उसका स्क्वायर है, तो टोटल हो जाएगा 32। ओके, बेटा बाकी लोगों ने सॉल्व नहीं किया क्या, कोई बता क्यों नहीं रहा था? सॉल्व नहीं किया था क्या, किसी ने बताया नहीं? जब मैंने क्वेश्चन 117 डायरेक्टली लिख दिया r स्क्वायर, तो बताना चाहिए ना कि स्फीयर है यहाँ पर। अच्छे से सॉल्व करना, ऐसा नहीं कि कुछ भी सॉल्व किए जा रहा है। चले वापस, ये क्लियर है ना सबको, कोई डाउट तो नहीं? 27 स्फीयर था इसलिए बदल गया। 29 देखें, टू आइडेंटिकल कंसेंट्रिक रिंग्स each of mass m and radius r are placed perpendicularly. What is the moment of inertia of the system about axis of one of the ring? Okay, two identical concentric rings, each of these are placed perpendicularly. तो इसको मतलब रिंग को परपेंडिकुलर कैसे रखेंगे, इस तरीके से। भाई ओके है, एक रिंग ऐसे रखी हुई है और एक रिंग इस तरीके से रखी हुई है, तो अब काम बन गया हमारा। ये बन गई पहले वाले रिंग की एक्सिस, बट दूसरे के लिए ये क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर एक्सिस। हाँ, तो एक के लिए डायमीटर है और दूसरे के लिए परपेंडिकुलर है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, तो एक रिंग का हो जाएगा कितना, mr² प्लस दूसरी रिंग का क्या हो जाएगा, mr²/2। समझा? ये है रिंग नंबर, एक मिनट, ये लेट्स से रिंग नंबर है 1 और ये रिंग नंबर है 2। तो रिंग नंबर 1 का है ये mr², रिंग 1 के लिए वो एक्सिस है और रिंग 2 के लिए वो डायमीटर वाली है। समझा या नहीं सबको? 129 ओके? यस सर। हाँ, चले नेक्स्ट 135 बताएं अप टू 31। 31 ओके 31 और कौन सा 33 चले देखें। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर अबाउट डायमीटर इज दिस, then sorry, it is then casted into 8 small identical spheres when the moment of inertia of each small sphere about its diameter will be। तो यार देखो कि एक बड़े से इसका रेडियस है r, रेडियस है r, अब इसमें को हमने 8 छोटे छोटे बॉल्स में कन्वर्ट कर लिया, 8 टाइम्स ऑफ दिस। ठीक, तो इसका r बदल गया होगा ना, इसका r कुछ अब स्मॉल r रह गया है, तो इसका मतलब इस कन्वर्जन में क्या चीज सेम रही है, दोनों का मास। अच्छा, दोनों की डेंसिटी भी अगर मैं सेम मानूंगा कि दोनों अभी भी डेंसिटी सेम है, तो इसका मतलब ये है कि दोनों का वॉल्यूम भी क्या रहना चाहिए, सेम। सो वॉल्यूम ऑफ वन मस्ट बी इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ छोटे वालों का वॉल्यूम। क्लियर यहाँ तक? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो गिवन डेटा है उसको पहले यूज करना सीखना है हमें। 4/3 पाई r1 का क्यूब इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ 4/3 पाई r2 का क्यूब। ये r2 क्या है, छोटा वाला है,
तो सब कैंसिल आउट 4/3 पाई। क्या लेना पड़ेगा? क्यूब रूट लेना पड़ेगा। तो वैल्यू क्या आ जाएगी? दैट R1 इज 2 टाइम्स ऑफ R2। तो बेसिकली मैं बोलूँ कि R2 कितना हो जाएगा? R1/2। तो बेटा वो जो 8 बॉल्स होंगी उनकी रेडियस कितनी होगी? पहले वाले से जस्ट हाफ। समझा? यस सर। तो चले I1 की बात करते हैं। I1 कितना था? I1 था अपना 2/5 इंटू टोटल मास mr², मतलब R1 का स्क्वायर। ये था हमारा I। I2 कितना है? I2 है 2/5, वो कौन सा m? M/8 छोटा m, मतलब m/8 8 इंटू रेडियस कितनी है? R/2 2 का स्क्वायर। तो देखो कितना फैक्टर एक्स्ट्रा आ रहा है। 8 यहाँ से आ रहा है और 2 का स्क्वायर कितना? 4 यहाँ से आ 32। रहा है। सो 1/32 एक्स्ट्रा आ जाएगा। 2/5 mr1² रह जाएगा। समझा सबको? तो ये अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। किस चीज से लेके? ये पहले गिवन डेटा में यूज करना आना चाहिए कि V1 8 टाइम्स ऑफ V2 है। उससे क्या पता चला हमें कि R2 की रेडियस कितनी है। और ये तो हमें पता ही था कि 8 मासेस हैं, तो उसका अगर इसका टोटल मास m है तो इस छोटे का कितना हो जाएगा? m/8। ठीक है, चलिए 31 ओके है। 33, the moment of inertia of a uniform disk about diameter is I, moment of inertia an axis perpendicular to its plane and passing through a point on ring। ठीक है, मतलब इसको दिया है उसने I किसे बोला है? डिस्क का इसके अबाउट। डिस्क का डायमीटर के अबाउट क्या होता है? mr²/4। पूछा किसके अबाउट है? रिम से पास होने वाला बट डिस्क के परपेंडिकुलर, ये पूछा है ना I डैश। तो ये कितना हो जाएगा भाई? किसमें शिफ्ट करेंगे? इसमें शिफ्ट करेंगे ना। तो इसके अबाउट क्या होता है डिस्क का? mr²/2 और प्लस शिफ्ट करेंगे mr² की। तो आंसर कितना आ गया? 3 mr²/2। क्लियर? अब हमें आंसर चाहिए इन टर्म्स ऑफ I। तो यहां से देख लो 4I इज इक्वल टू कितना है? mr²। मतलब mr² की वैल्यू कितनी है? 4I जितनी है ना। ये समझ आया या नहीं? हमें आंसर किसके टर्म्स में देना है? I के टर्म्स में। क्लियर? हमें आंसर किसके टर्म्स में देना है? ये इस I के टर्म्स में। तो हमने क्या रिप्लेस करना पड़ेगा? ये mr² रिप्लेस करना पड़ेगा ना। तो mr² को 4I लिख सकते हैं। तो आंसर कितना आ जाएगा? 6I। 6 है। समझ आया यार? तो रिलेट करना आना चाहिए भाई, ये कि हमें क्या गिवन है और हमने उसको कैसे रिलेट किया हुआ है। ओके यस सर। ओके, नेक्स्ट अप टू 40 बताएं। 140 अप टू 140 अप टू 145 बताएं। 41 42 41 41 काफी लोग हैं यार। 42 को भी देख लेते हैं। 43 43 को भी, ठीक है, 43 को भी देखेंगे। चले अप टू 150 डिस्कस करेंगे आज हम। चले 141 देखते हैं। 141 चले रीड करते हैं 141। So the radius of gyration of a body about an axis at a distance of 6 centimeter from the center is 10 centimeter. What is its radius of gyration about a parallel passing through the center of mass? ठीक है, तो मतलब क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसकी रेडियस ऑफ gyration about an axis at a distance 6 centimeter from the center of mass is 10 सेंटीमीटर। मतलब सपोज ये सेंटर ऑफ मास है, इससे 6 सेंटीमीटर दूर, मतलब ये वाली एक्सिस के लिए रेडियस ऑफ गायरेशन कितनी है?
6 सेंटीमीटर, समझा? सॉरी 10 सेंटीमीटर। सो के बेसिकली इस लाइन के लिए, फॉर दिस लाइन के कितना है 10 सेंटीमीटर, और ये लाइन खुद ऑलरेडी सेंटर ऑफ मास से कितना है 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। तो काम बन गया ना यार। ये तो मैंने सिखाया है आपको कि ये आई कैसे लिख सकते हैं, आई सेंटर ऑफ मास इनटू m इनटू डी स्क्वायर। क्लियर? अच्छा, अब बात ये है कि रेडियस ऑफ गायरेशन मतलब ये है कि हम आई हमेशा लिख सकते हैं, आई कैसे लिख सकते हैं m इनटू के स्क्वायर। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आई सेंटर ऑफ मास पता चल गया, आई सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा आई माइनस m इंटू डी स्क्वायर। बट ये जो आई है वो हम किससे लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन से लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा m इंटू के स्क्वायर, मतलब 10 का स्क्वायर माइनस डी कितना है 6 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारा आई। तो आई कितना आ गया m इंटू 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर कितना आएगा 8 स्क्वायर। 8 स्क्वायर, मतलब 8 स्क्वायर। सो अब समझ जाओ कि सेंटर ऑफ मास के लिए रेडियस ऑफ गायरेशन क्या बनेगी 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर। Clear? So K will be now 8 for I center of mass. समझा? रेडियस ऑफ गायरेशन को अच्छे से एक्सप्लेन किया था ना इस चीज को लेके कि जिसका आय जैसा भी होगा उसी के अकॉर्डिंग उसका उसके रेस्पेक्ट में रेडियस ऑफ गायरेशन निकालते हैं। क्लियर है 41 सबको? यस सर। ओके गुड। 42 देखते हैं। 42 बहुत लोगों ने पूछा है, रीड करते हैं क्या है यार ये। आयरन रॉड ml कट इनटू n इक्वल पार्ट्स, कटिंग बाय कटिंग इट परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। ठीक है। I is the moment of inertia of rod about an axis passing through its center and perpendicular to its axis, then the moment of inertia of each part will be। तो देखो यार क्वेश्चन क्या दिया है कि ये रॉड थी, अब रॉड का सेंटर के अबाउट आई दिया है, आई कितना है ml स्क्वायर बाई 12। अब हमने क्या कर लिया, इसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए, कितने n पीसेस, तो अब लेंथ कितनी हो जाएगी L by n। अच्छा एक चीज हम मिस कर देते हैं कि इसका मास भी क्या हो गया होगा M by N। m by n हो गया होगा ना। बस अब क्या चाहिए हमें, इसके सेंटर के अबाउट आई चाहिए ना। तो इतने तो समझदार हो यार, आप आई निकाल सकते हो। कितना हो जाएगा, मान I लेते by हैं स्मॉल एल स्क्वायर बाई 12। अब स्मॉल m की वैल्यू कितनी है m बाई n। डन। और लेंथ भी कितनी हो जाएगी l बाई n। क्लियर? डिवाइड बाई 12। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा 1 बाई n स्क्वायर टाइम्स ऑफ ml स्क्वायर बाई 12। समझा? N cube ना सर। n क्यूब, हाँ 2n, n स्क्वायर है तो ये हो गया n क्यूब, n क्यूब। ओके क्लियर भाई सब? 142 पता है इसमें मिस सिर्फ ये हो जाता है, m मिस हो जाता है यार, m का याद नहीं रहता, l तो तुरंत देख लेते हो कि कट किया है तो l हो गया l बाई n। चलो 43 देख लेते हैं। Gyration of a circular disc and a ring of same radius about the tangential in the plane of disc, about and tangential axis in the plane of disc and ring। तो ये समझ लेना क्या कि ये डिस्क है और ये रिंग है, बट वो जो टेंजेंशियल एक्सिस है वो कैसी है, इसी प्लेन पे है। डन। तो हमें रेशियो बताना है उनका। तो यार समझ आ गया ना, इसका मतलब इसको शिफ्ट करेंगे ना तो आई कितना हो जाएगा, I1 अगर मैं बात करूं डिस्क का, तो डिस्क का कितना हो जाएगा mr स्क्वायर बाई 4 प्लस शिफ्टिंग कितनी mr स्क्वायर की, जबकि इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा mr स्क्वायर बाई 2 प्लस शिफ्टिंग कितनी mr स्क्वायर का। क्लियर? समझ आया? दोनों का मास सेम है। एक सेकेंड, दोनों का मास सेम नहीं है क्या? द रेशियो of radius of gyration of a circular disc and a circular ring of same radius about 10। ओके आर दोनों का क्या है सेम दिया हुआ है,
तो आपको रेडियस ऑफ गायरेशन कवर करना है, तो इसके लिए रेडियस ऑफ गायरेशन क्या हो जाएगा, K1 4 + 1 5/4, सो रूट ऑफ 5/4 इंटू आर, और इसके लिए K2 क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 3/2 इंटू आर। याद आ रहा है ना? इसको सिर्फ क्या कर लेते हैं, इक्वल टू MK1 स्क्वायर कर लेते हैं, इसको MK2 स्क्वायर कर लेते हैं, तो वहां से जस्ट K1 K2 की वैल्यूज आ जाती हैं। कोई डाउट इसमें? ओके, और बताएं, अप टू 150 बताएं, एनी डाउट्स? 48. 48 चले, अप टू 150 हम डिस्कस करने वाले हैं आज। सर 151 भी बता। 50. चलो 150 और 151 दोनों ही बता देते हैं, वापस आते हैं। अच्छा 52 भी बता देते हैं, कोई बात नहीं। Sir 53. 53 भी बताएंगे, और भी कुछ? चले ठीक है। 54 भी बताओ, ओमेगा है उसमें इसलिए। 56. 54 भी बताते हैं, 56 भी बता देंगे, 57. 57 भी, और बताओ। अच्छा चलो अप टू पूरा बता देते हैं, 165 58. 58 भी। अरे बहुत सारे डाउट है यार यहाँ पर, क्या बात है। 58 भी, और 64. 64 भी, 64। ओके डन यहाँ तक। चले, तो अब थोड़ा सा इनको फास्ट में हिंट वाइज ही सॉल्व कर लेते हैं, ऐसा डिटेल डिस्कशन नहीं, हिंट वाइज देते हैं, आप लोग ट्राई करेंगे फिर से। कोई डाउट रहेगा तो फिर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, एक्सप्लेन कर देंगे। 148 देखें, 2 rings and B, radius this and this are made from same wire. The moment of inertia of A about an axis passing through the center and perpendicular to the plane of A is 27 times that of the smaller B. What is the value of N? Okay, तो इसका मतलब क्या सिचुएशन है कि moment of inertia of A is 27 times that of B. So इसका मतलब ये कि moment of inertia of A is 27 times of B. पहली लाइन लिख ली हमने, ये जो हमें गिवन है। दूसरी क्या गिवन है कि सर्कुलर रिंग्स है, रेडियस इनकी ये है। ओके, तो सर्कुलर रिंग है मतलब इनकी रेडियस क्या है, NR और R। अब एक प्रॉब्लम हो जाती है, क्या, हम मास को ध्यान नहीं देते हैं। हम क्या नहीं करते हैं, मास के बारे में हम थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पाते हैं। अगर वो सेम वायर से बनी है, मेड फ्रॉम सेम वायर, तो मतलब उसकी डेंसिटी सेम होगी। सिर्फ किस बात पे डिपेंड करेगा उसका मास, लेंथ पे। तो सोचो एक बड़ी वायर है और एक छोटी वायर है, दोनों का मास किस पे डिपेंड करेगा, लेंथ पे ही डिपेंड करेगा ना। M1 क्या आ जाएगा, ये 2πr 1, और M2 किस पे डिपेंड करेगा, 2πr 2 पे। ठीक है, ये हुआ क्या, डिवाइड कर लिया हमने रेशियो। क्यों, क्योंकि मास होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो अभी इनटू एरिया आएगा, तो वो मैं सिमिलर वायर मान रहा हूं, इनटू डेंसिटी आएगा, वो भी कैंसिल आउट हुआ। क्लियर? तो ये दोनों चीजें मैं कंसिडर कर रहा हूं कि ये कट हो गई, ये कट हो गई, सिर्फ मास का रेशियो आ गया, तो अब काम बन गया ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या इंपॉर्टेंट है, फैक्टर देखो कट हो रहा होगा, फैक्टर हम नहीं देख रहे हैं, फैक्टर कट, सिर्फ क्या आएगा, MA/MB, क्लियर, इंटू R स्क्वायर। सो इस इंटू क्या आएगा, RA/RB का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, 27। इधर के दोनों हमने क्या कर लिए, डिवाइड में ले आए। ठीक है, सो यहाँ पे बेसिकली जो B था वो हम डिवाइड में ले आए, ऐसे लिख लेते हैं, IA इज इक्वल टू 27 IB। इसका मतलब ये होगा कि IA ओवर IB की वैल्यू है कितनी, 27। अब देखो यार, MA/MB में क्या आ गया, RA/RB, और यहाँ पर भी RA/RB, तो RA/RB, तो बेसिकली क्या आ गया, यहाँ पर क्यूब आ गया ना। तो RA इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 टाइम्स ऑफ RB। ये हमारा रिजल्ट आ गया। अब देखो क्या पूछ रहा है हमसे, लेंथ। ठीक है, n टाइम्स है, तो मुझे पता है ना L क्या होगी, L1/L2, LA/LB क्या होगा, 2π
आर ए बाई 2 पाई आर बी। ठीक है, तो इसका मतलब कितने टाइम्स हो जाएगा? 3 टाइम्स। डन यार, ये समझा? इसमें कुछ खास नहीं था, सिर्फ वही कैलकुलेशन थी जो हम बार बार ऐसे कर रहे हैं। किसी को डाउट इसमें? एक बार हमने मास को लिखा अच्छे से और एक बार रेडियस। मास को बस ढूंढ के प्रॉपर्ली यूज करना है। 50. A circular disc of radius r and thickness this has a moment of inertia this is centered perpendicular. It is melted and recast into solid sphere. मतलब क्या सेम रहेगा यार? 150 रिकास्ट किया है, मतलब क्या सेम रहेगा? मास डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। पहले क्या थी? डिस्क थी। डिस्क थी मतलब पाई आर स्क्वायर इनटू आर बाई 6। क्लियर? बाद में क्या हो जाएगा? 4/3 पाई R2 का स्क्वायर R2 क्यूब। समझा? तो R1 R2 में क्या आ गया? रिलेशन आ गया। निकाल लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। डन। एक और चीज, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? I1 है। तो ये थोड़ा सा लिख के रख लेना कि I जिसे बोला है वो क्या है? वो है डिस्क। तो मतलब क्या होगा उसके परपेंडिकुलर? mr स्क्वायर बाई 2। ये याद रखना कि I किसे बोला है। तो I डैश क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2/5 m इंटू आर 2 का स्क्वायर। ओके, तो यहां से mr1 में रिप्लेस करके हटा दो, वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये बन जाना चाहिए था। सिर्फ मुझे लगता है अब इसमें डाउट था रिकास्टिंग में क्या फर्क पड़ेगा। अभी क्लियर है रिकास्टिंग से R1 R2 का रेशियो? ठीक है, नेक्स्ट, let I be moment of inertia of uniform square plate passes through its center and it is parallel to two of its side. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर सेंटर से पास हो रही है और साइड के पैरेलल है, मतलब कहां पर है? इन द प्लेन है। समझा? ये लाइन समझी? अगर परपेंडिकुलर कर देते तो प्लेन किसी के पैरेलल नहीं हो पाती ना फिर वो। It is a line in the plane of plate that passes through the center of the plate and makes an angle theta with the AB. ठीक है, मतलब इन द प्लेन है बट इस AB एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है। तो ये लेट्स से ये हो गया कुछ थीटा एंगल पे, ये भी इन द प्लेन है। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट प्लेट अबाउट द एक्सिस CD? एक मिनट, इससे हमने क्या बोला हुआ है? ये AB है और ये हमारा क्या है? CD है। ठीक है, तो इसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। बताएं क्या आ जाएगा, कैसे करेंगे फिर? कौन सी प्लेट है भाई? कौन सी प्लेट है? यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट। स्क्वायर प्लेट है। क्या आंसर आना चाहिए? सेम। सेम। भाई तुम लोग क्या कर रहे हो फिर? मतलब पढ़ लिख नहीं रहे हो क्या बिल्कुल भी? ओके, नेक्स्ट 52 देखें। A thin rod LM bent at midpoint into two halves so that make an angle 90 degree. What is the moment of inertia of bent rod about an axis passing through the bending point and perpendicular to the plane defined by two halves of the rod? यार प्लेन के परपेंडिकुलर चाहिए, तो ये है ना यार, ये रॉड थी M, L की, इसे 90 डिग्री पर बेंड कर दिया। तो यार अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट पूछता तो ये लेंथ बदल जाती, L sin थीटा आ जाती। लेकिन इसके अबाउट नहीं पूछा है। क्या पूछा है? इसके प्लेन के परपेंडिकुलर। अगर प्लेन के परपेंडिकुलर है तो ये भी कितनी दिखेगी? L/2, और ये भी कितनी दिखेगी? L/2। कराया हुआ है ना यार ये ट्रायंगल करके, काफी सारा क्वेश्चन कराया इस पे कि अगर प्लेन पे होगी तो क्या डिस्टेंसेस देखेंगे, और अगर परपेंडिकुलर टू द प्लेन है तो फिर ये भी L रहेगा और ये भी L। समझ आया?
यस सर। हाँ, तो आंसर क्या हो जाएगा, दोनों का सेम होगा, तो आई विल बी 2 टाइम्स ऑफ, एक रॉड का आंसर क्या आ जाएगा m। और मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट बार बार गलती करते हैं, m अब क्या हो जाएगा m/2 और l भी l/2, ml²/3, समझा, ये हो जाएगा। ओके 53, consider a uniform square plate side A, mass m, what is the moment of inertia, axis perpendicular to plane passing through one of its corners। ठीक है, तो मतलब ये हुआ, ये स्क्वायर प्लेट है और इस बार कॉर्नर से पास होता हुआ ये, तो यार भाई क्या टेंशन है यार, तुम लोग को कराया ना नोट्स में यही, a/√2 के सेंटर ऑफ मास। a/√2 का शिफ्टिंग करेंगे यार, इसके अबाउट क्या होता है ml²/6 प्लस a/√2 का शिफ्टिंग कर दो, समझा। तो आंसर कितना आ जाएगा 1/2, एडअप करेंगे तो क्या आ जाएगा 4/6 ml²। सो ml²/6 को वो बोल रहा है आई नॉट, यही बोल रहा है ना। नहीं सर, डायरेक्ट वैसे आएगा 2/3 ml²। नहीं, अच्छा आई नॉट के टर्म्स में दिया ही नहीं है, पता नहीं वो गिवन दे दिया है क्या, अच्छा वो दिया है कि ये वैल्यू होती है, बताओ, आपको याद भी करने की जरूरत नहीं है, वो दे दिया है एग्जाम में। ठीक है, तो ये आ गया कितना 2/3। भाई इस तरह वाले डाउट पूछोगे। 54, a thin uniform rod length L, mass m, swinging freely about horizontal axis, passing through end rod, its maximum angular speed omega, its center of mass rises to a maximum height of, okay, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है इस रॉड को ओमेगा से घुमा सकते हैं, ठीक है, इस रॉड को ओमेगा से घुमा रहे हैं एनर्जी कंजर्वेशन। बस। तो यार अगर ओमेगा से घुमा रहे हो तो सेंटर ऑफ मास पहले था l/2 पे, पहले कितना था l/2 पे, अभी कितना ऊपर जा सकता है, तो यार अब आप जितनी एनर्जी दे दोगे उतना ऊपर जा सकता है, समझा। अगर आप नहीं घुमा रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप उसे ओमेगा से घुमा रहे हो तो आपने उसे क्या दे दी है, काइनेटिक एनर्जी, तो जितनी काइनेटिक एनर्जी दे रहे हो उतनी ही तो पोटेंशियल एनर्जी राइज होनी चाहिए, समझा। अरे भाई क्लियर ये, तो ये क्या हो जाएगा हाफ आई कितना होगा एज के अबाउट ml²/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर, क्लियर, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा mg mgh। यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी, डन। यस सर। ओके गुड। 56 देखें, अब thin wire of length L, uniform linear mass density this, bent into a circular loop, center O, it is shown in the figure, the what is the maximum moment of inertia of the loop about the axis x dash। ये गड़बड़ है यार, थोड़ा फिगर नहीं बनाया, थोड़ा गड़बड़ है, बट कुछ बोला नहीं, फिगर नहीं दिया, फिगर मिसिंग है। What is the moment of inertia of loop about x, पता ही नहीं यार x एक्सिस कौन सी है, मे बी टेंजेंशियल हो सकती है, क्योंकि और कोई पॉसिबल सिनेरियो ही नहीं है, ऑलरेडी सेंटर को बोल दिया उसने, ठीक है, अगर सेंटर होगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना, तो अब आप दोनों के लिए ट्राई कर सकते हो, लीनियर मास डेंसिटी क्या है रो, तो इसका मतलब आपको मास निकालना है, तो क्या हो जाएगा डेंसिटी इनटू लेंथ, क्योंकि ये मास और लेंथ होता है ना, ये इसको एक्चुअल डेंसिटी मत समझना कि वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करा दो, नहीं, उसने बोला है कि ये क्या है लीनियर मास डेंसिटी है, तो लेंथ से मल्टीप्लाई करा देंगे तो m आ जाएगा, और लेंथ पता है तो रेडियस भी आ जाएगी, कैसे 2 पाई r इज इक्वल टू क्या है l, तो दोनों चीजें पता चल गई, रेडियस भी पता चल गई और m भी पता चल गया, अब देखना पड़ेगा कि x डैश क्या है, समझ आया।
सेंटर के अबाउट है तो कुछ और आएगा, एज के अबाउट है तो कुछ और आएगा। 57 देखें, 57 क्या है? सिमेट्रिक mass m consists of square plates with a semi circular section। ओके, कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं सर, वो Over the ए edge और of, ए आएगा। एक सेकेंड रुके, क्या है? m consists of a square shape with a semicircular section over edge or each of the edge। ओके, ये मतलब सेमी सर्कल्स है, वो डायग्राम में गड़बड़ है तेरा। डायग्राम में गड़बड़ है, ये सेमी सर्कुलर सेक्शन है। ठीक है, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं है, कर लेंगे अपन फिर। ये सेमी सर्कल्स हैं, बस हाफ डिस्क है, तो कोई टेंशन नहीं है। क्या चाहिए अब हमें? साइड 2A है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लैमिना अबाउट एन एक्सिस थ्रू टेंजेंशियल इट्स जाएगा। सेंटर, about an axis through its center of mass and perpendicular to the plane is this। what is about AB? तो भाई क्लियर है यार, परपेंडिकुलर एंड सेंटर, सेंटर ऑफ मास तो इसका यही है, इसके परपेंडिकुलर का पता है। हमें शिफ्ट करने के लिए कौन सी चाहिए होगी? ये वाली। तो याद है सिमेट्रिकल ज्योमेट्री में कैसे निकाला था हमने ये? कौन सी यस सर, थ्योरम? हाफ हाफ आएगा वो। परपेंडिकुलर थ्योरम। तो ये हो जाएगी क्या? I नॉट बाई 2, ये हो जाएगी I नॉट बाई 2, और I नॉट कितना दिया है? सेंटर के अबाउट है 1.6 ma²। तो ये आ गई। अब हमें क्या लगाना है? सिर्फ पैरेलल थ्योरम। पैरेलल थ्योरम, शिफ्टिंग लगानी है ये डिस्टेंस की। ठीक, तो ये सेमी सर्कुलर रिंग की डायमीटर कितनी है? 2a है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसका मतलब? ये। ठीक है, सो ये a हो गया, और ये ऑलरेडी रेडियस ही है a, तो मतलब इनडायरेक्टली शिफ्टिंग कितने की लगनी है? 2a। 2a की शिफ्टिंग लगा देंगे, काम बन जाएगा। ओके। 58 moment of inertia of hollow sphere m and inner and outer radii this। ओके, इनर एंड आउटर रेडियाई, तो यार अभी समझ गए ना, स्फीयर है मतलब ये मटेरियल है, ये एनुलर है, ये आर है और ये 2r है, समझा? ये क्या है? एनुलर स्फीयर है। मास कितना है इसका? m। तो मास कहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड है? बीच वाले सेक्शन में। ये जो रेड कलर दिया है, सिर्फ मास कहां डिस्ट्रीब्यूटेड है? यहां पर, समझा? तो यार अब क्या करना पड़ेगा? हमें प्रॉपरली सॉल्व करना पड़ेगा कि बड़े वाले से छोटा वाला हटा दिया। तो ये एनुलर का याद है ना, मैंने करवाया है आपको, क्या होता है? आई टोटल, तो टोटल कितना हो जाएगा? 2/5 m इंटू 2r का स्क्वायर। बट गलती ये है कि ये m नहीं है, अंदर वाला जो हम रिमूव करने वाले हैं उसे मिलाने के बाद m बनेगा, ये समझाया था। तो रियल में ये m नहीं है, ये क्या है? m प्लस स्मॉल m है इंटू 2r स्क्वायर। अब इसमें से हमें माइनस क्या करना है? 2/5 इंटू स्मॉल m इंटू r का स्क्वायर माइनस करना है। तो क्या दिक्कत है? स्मॉल m को फाइंड करने की दिक्कत है। तो स्मॉल m क्या आ जाता है? ये मास है कैपिटल M। स्मॉल m कैसे निकलेगा? याद है? कैपिटल M। देखना है कि कितने वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है कैपिटल M। कितने वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है? 4/3 पाई 2r का क्यूब, 2r का क्यूब माइनस r का क्यूब। समझ आया क्या? हाँ यस सर। पूरा वॉल्यूम माइनस छोटा वॉल्यूम, इतने में वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, इनटू हमें कितने में चाहिए? सिर्फ छोटे वॉल्यूम में चाहिए। 4/3। ठीक, तो इसका मतलब क्या होगा? 9 - 1 मतलब 8 आएगा, m/8 आएगा। समझ आया? ये कितना आने वाला है? m/8। तो अब आप लोग सॉल्व कर लेंगे इसे। डन। ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन डिस्क के लिए। सर m/7 ना? नहीं भाई, ओके ओके, हाँ m m/7 by आएगा, 7 है। m/7 आएगा, या m/7 आएगा। तो ये तो गारंटी है कि 7 कैंसिल तो नहीं होने वाला डिनोमिनेटर से, इसलिए आंसर्स में 35 आ रहे हैं।
चले बाकी आप लोग कैलकुलेशन सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। यस सर। आइडिया समझ में आया ना ये पूरा कैसे किया हुआ है? ऑलरेडी नोट्स में मैंने करा दिया हुआ है, किसका? एनुलर डिस्क का करवा दिया है। ओके 64 two rings R and R made from same wire, same linear mass density, having the ratio of moment of inertia this about an axis equal to this. What is the value of it? तो यार ये तो अभी रिसेंटली किया था ना, सेम ही 164 बिल्कुल सिमिलर है, वही वो होगा शायद सर। एग्जैक्ट वही है। सेम लीनियर मास डेंसिटी, सब कैंसिल। इस बार सिर्फ क्या दे दिया है? आई का रेशियो दे दिया हुआ है। Sure. ओके और बता 64 से पहले तक 7.5 में कहीं कोई और डाउट किसी को? नो नो सर। सर। ओके चलो ठीक है। ओके देन अच्छे से प्रिपेयर करें, टेस्ट में अच्छे से सॉल्विंग करें। ओके सर सर 149 149 कहाँ रह गया भाई? 149 पीछे चलना पड़ेगा। 149 ये यस सर। the bodies of regular geometry shape were allowed to roll on a horizontal surface. It was found that one rolling body, the translational kinetic energy was equal to the rotational kinetic energy. Body must be okay. ये रोलिंग का क्वेश्चन है, बताएंगे कि बॉडी क्या रहेगा। सिंपल सी बात है, क्या हाफ mv स्क्वायर किसके इक्वल है? हाफ आई ओमेगा आई ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर। अच्छा रोलिंग के लिए क्या सिचुएशन होती है कि रोलिंग के लिए v इज इक्वल टू होता है आर ओमेगा। आर ओमेगा। वो मैं रोलिंग में सिखाऊंगा आगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक, तो अगर ओमेगा को मैं ये रिप्लेस कर दूं, क्या ओमेगा को लिख दूं ये v बाई आर, तो v स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और r हाफ हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा। आई क्या आ जाएगा? एम आर स्क्वायर। आर स्क्वायर। कौन सा है ये? रिंग। रिंग। ठीक है, आगे ये हम डिस्कस करेंगे, इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे आगे। सर वो परपेंडिकुलर लेने का क्या, डायमीटर नहीं लेने का? एमआर भाई यार ऑब्जेक्ट को रोल एक्सिस कर एक्सिस रहा है। पर अरे रोल ऐसे छोड़ दिया है क्या? रिंग को छोड़ोगे तो क्या ऐसे रिंग घूमेगी या नहीं ऐसे नहीं जाएगी? ठीक है चलो कोई बात नहीं, ये अभी हम डिस्कस करेंगे। रोलिंग हम अलग से डिस्कस करते हैं, तो रोलिंग का टेंशन नहीं लेना आप लोग को। ओके ओके देन बाय बाय। बाय सर। या बाय बाय एवरीवन। बाय सर।